Professor Dr. Deepak Sharma sir is the founder and director of Orbit Clinics. He has been working as the General Secretary of Delhi Homeopathic Medical Association. He is also the General Secretary of Mata Annapurna Mandir Samiti. Now, I would like to request our honorable speaker sir to come on stage and inspire us some more. Let's welcome sir with a huge round of applause. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नूतन मेहता की जो मुझे 20 साल बाद इस कॉलेज में जहाँ से मैं पढ़ के निकला हूँ आज पढ़ाने आया हूँ और पढ़ाता मैं शुरू से रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जब मैं फाइनल ईयर से लेकर इंटर्नशिप में आया तो ओपीडी से छुपता था और यहाँ पे पढ़ाने आता था। और मेरा एक रूल हमेशा रहता था कि जब मैं सेकंड ईयर में था तब मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ाता था। रूल ये था कि जब मैं एंटर हो गया उसके बाद कोई स्टूडेंट एंटर नहीं हुआ, जो आगे मेरे से पहले तो भागते थे। ये मुझे इस कॉलेज की यादें हैं मेरे साथ जो जुड़ी हुई हैं। सबसे बेस्ट मेरे को डिपार्टमेंट एनाटॉमी का लगता है। अंजलि से मैंने फोटो मंगाई, कब से फोटो बनाई है एनाटॉमी डिपार्टमेंट की। तो क्यों फेमस है एनएचएमसी? इससे वो हिंदी भाषा कहते हैं ना, छाती जोड़ करने, ये वो टैग है। और ये वाकई में वो टैग है कि एनएचएमसी से ही सब कुछ मिला है। आज ऑर्बिट क्लिनिक जो भी आप देख रहे हो वो सब ही की देन है। हमारी टोटल 12 ब्रांचेज हैं इस समय ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से 8 दिल्ली एनसीआर में है, बाकी अलग अलग स्टेट्स में और कुछ कंट्रीज में भी हैं। पूरे वर्ल्ड में लगभग 8 मेजर एसोसिएशंस को लीड करता हूँ, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं जो रिसर्च के माध्यम से काम करते हैं, हम वो भी काम करते हैं। मैं 2008 से पीसीओएस पे काम करता हूँ। इंटर्नशिप में मेरा सबसे पहला आर्टिकल डायबिटीज पे पब्लिश हुआ था जब मैं यहीं पे था हेरिटेज के अंदर। वो डायबिटीज पर पहला आर्टिकल था जहाँ पे मैंने पोटेंसीज का जिक्र किया, क्योंकि इससे पहले जितने भी आर्टिकल चलते थे वो ये कहते थे कि शाइजियम लो, मदर टीम से लो, लेकिन कैसे लो ये नहीं पता था। लेकिन 2003 में जब मैं इंटर्नशिप में था तब मैंने एक पहला आर्टिकल लिखा डायबिटीज में, वो भी इसी कॉलेज की देन है। वो सबसे पहला आर्टिकल था जो पोटेंसीज के साथ था। लेकिन डायबिटीज पे काम करते 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 हमारे पास पीसीओएस के पेशेंट ज्यादा आने लगे और हमने कनेक्शन शुरू किया पीसीओएस का और ड्रीम ऑफ स्नेक का। तो मेरे दो प्रोजेक्ट हैं, नंबर एक तो पीसीओएस और दूसरा है ड्रीम ऑफ स्नेक। तो आज कुछ इस पर चर्चा करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जैसे हमने सीखा और क्या थीम निकाली, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो होम्योपैथी अपनी चॉइस से आए? ईमानदारी से बताना, हाथ खड़े करो जो अपनी चॉइस से आए हैं। देखो मैं अपना भी नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी नहीं था, मैं भी नहीं हूँ। तो जो अपनी चॉइस से आते हैं उनकी संख्या हमारे यहाँ पे बहुत कम है। और इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ता है पूरे प्रोफेशन को, पूरी लाइफ को। हमें 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो यही समझने में लग जाता है कि हमें होम्योपैथी करनी है या नहीं करनी है। जब मैं 98 में आया था तो मोहन कॉलेज में मैंने पहली बार देखा था, तो लगा कि यार मैं आ गया। ऊपर से जैसी पढ़ाई शुरू हुई तो वाइटल फोर्स, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा, तो मुझे पता यार क्या वाइटल फोर्स की बातें कर रहे हो, कुछ आगे बढ़ो, कुछ आगे बढ़ो। तो मैंने कुछ असेसमेंट किए और कुछ प्रैक्टिशनर्स को चुना, जिसमें से मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो शुरू से मैथमेटिका पढ़ते थे, उनकी प्रैक्टिस बढ़िया चलती थी, लेकिन वो क्लिनिकल में मात खा जाते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो क्लिनिकल में बहुत अच्छे रहते थे, लेकिन वो आगे चल करके एलोपैथी प्रैक्टिस करना शुरू करते थे। बहुत ही कम ऐसी संख्या थी जो दोनों लोग करते थे। तो मैंने अपने बीएचएमएस के सेकंड ईयर में ये प्लान कर लिया। नंबर एक तो एक्सेप्टेंस आया कि हाँ होम्योपैथी बनना, अब इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन बचा नहीं। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आ जानी चाहिए। और फिर मैंने क्या करा, पूरी बीएचएमएस में सिर्फ एलाइड सब्जेक्ट पढ़े। पहला दिन जब मैं इंटर्नशिप पर था उस दिन मैंने पहली बार मैथमेटिका पे, इससे पहले जब भी उठाई सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए। किसी एक मेडिसिन को, किसी भी एक पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जिस दिन तक मैं इंटर्नशिप में नहीं आया। यहाँ पर मेरे बेस्टमेट, मेरे सीनियर सब ये कहते थे कि ये हमेशा एलोपैथी प्रैक्टिस करेगा। मैं कह नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि जितना एलाइड सब्जेक्ट में आज पढ़ सकता हूँ उतना पूरी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि पूरी जिंदगी तो होम्योपैथी पढ़नी है ना। तो एलाइड सब्जेक्ट्स की अपनी एक अहमियत है। आज जब मैंने लेक्चर की बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि क्लिनिकल का सिग्निफिकेंस समझाना है कि क्लिनिकल का क्या सिग्निफिकेंस है। आप लोगों को बता दूं क्लिनिकल का सिग्निफिकेंस ऐसे पता लगता है कि जो डॉक्टर हेनीमैन सर थे वो क्या थे? एलोपैथिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे। डॉक्टर थे उसके बाद होम्योपैथ बनेगा। तो डॉक्टर कौन है? जो ह्यूमन बॉडी के बारे में नॉलेज रखता हो। हम क्या है, पहले होम्योपैथ बनते हैं उसके बाद कोशिश करते हैं कि अब डॉक्टर बन जाए। तो ना तो हम होम्योपैथ रह जाते हैं और ना ही हम डॉक्टर रह जाते हैं। तो आज भी मैं पहले डॉक्टर हूँ उसके बाद होम्योपैथ। ये मैंने अपने आप एक असेसमेंट सीखा। मैंने अपने सारे स्टूडेंट को ये फील कराता हूँ
कि पहले देखो पेशेंट क्या है, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि हेल्दी क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि पल्स कैसे चलती है, तुम्हें पता होना चाहिए बीपी कैसा होता है। अभी मैं आप सब लोगों से पूछूं कि बीपी की डेफिनेशन क्या है, तो मैक्सिमम लोगों को ये भी मालूम है। मेरे स्टूडेंट्स को छोड़कर किसी को पता हो बताओ। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन बताओ, सबसे मेन काम है डॉक्टर को बीपी और पल्स तो आना ही चाहिए ना। कोई ये बताओ बीपी की परिभाषा क्या है, इससे आप ये असेसमेंट कर पाओगे कि आप कौन सी बॉल कौन सी बॉल पे आर्टियो में कहा बहुत बढ़िया। ये बॉल है, ये बॉल है, ठीक है। ये वाला प्रेशर कि अंदर वाला प्रेशर, लेटरल तो है लेकिन कौन सा वाला, 3 लेयर है आर्टरीज की, क्या क्या, इंटरना मीडिया और एक्सटर्ना। किस पे, मीडिया पे। अभी तो नहीं उलझे पड़े हो, अभी तो सिर्फ नहीं उलझे पड़े हो कि आपको ये नहीं पता कि बीपी कहाँ एक्सर्ट हो, कहाँ से रेजोनेशन आ रही है। आप बता सकते हो जरा सिस्टोलिक साउंड और डायस्टोलिक साउंड दोनों में कितनी आवाजें आती हैं टोटल? मेरे स्टूडेंट होते हैं अंजलि और पंकज, उनको बताइए दो। क्यों? क्योंकि कभी हमने बीपी इंस्ट्रूमेंट से आवाज सुनने की कोशिश ही नहीं करी। लिखा है कॉर्ड ऑफ साउंड में 5 होती हैं। आज की डेट में लेटेस्ट नॉलेज ये अपडेट ये चल रही है मेडिकल फील्ड में कि जो डायस्टोलिक साउंड है वो तीसरी है या दूसरी है, और हम अटके पड़े कि हमें ये नहीं पता कि डायस्टोलिक कहाँ सुनना है। मैं जो बता रहा हूँ इसका सिग्निफिकेंस हमारी होम्योपैथी के अंदर है, क्योंकि वहीं पर क्लिनिकल लिखी हुई है। आप अपनी प्रोविंस में देखो, सब कुछ लिखा है कि हाई बीपी होगा तो क्या होगा, लो बीपी होगा तो क्या होगा, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो कहाँ पे होगा, अलग अलग मेडिसिन है, हर चीज की अलग अलग मेडिसिन है। डॉक्टर हेनीमैन ऑलरेडी सब कुछ डिफाइन करके गए हैं, उनके फॉलोअर्स उससे भी अच्छा डिफाइन कर गए हैं। जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं जिनकी किताब आज आप पढ़ते होंगे, वो सब पहले डॉक्टर रहे हैं, बाद में वो होम्योपैथ बने। तो अपने अंदर फीलिंग लानी है और अच्छा होम्योपैथ बनना है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर बनना सीखो। अगर आपको ह्यूमन नॉलेज नहीं है ना, तो आप किसी का भी कितना भी गुस्सा पकड़ लो, किसी के कितना भी सप्रेशन निकाल लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि सप्रेशन किसको निकालोगे? आज तो जैसे बहुत सारी खबरें चल रही है कि एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया था बचपन से, तब से उसका सिर का दर्द नहीं है ना। तो सप्रेशन का मतलब क्या है? वो जो थप्पड़ लगा होगा उसने कहाँ हर्ट करा होगा, ये सब कुछ ऑलरेडी बुक्स में लिखा है। लेकिन इस क्लिनिकल को समझो, जब तक आप क्लिनिकल नहीं समझोगे, जब तक आपको एनाटॉमी नहीं आएगी, जब तक आपको फिजियोलॉजी नहीं आएगी, जब तक आपको क्लिनिकल मेडिसिन नहीं आएगी, आप डॉक्टर तो बन नहीं सकते, होम्योपैथ बन जाओगे, ये कंफर्म है। और कैसे होम्योपैथ बनोगे कि आपने वार्ड तो ठीक कर दिया, लेकिन वार्ड को कैसे ठीक करा और कौन सा वार्ड ठीक करा ये आपको नहीं पता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारे डॉक्टर राजीव रोशन थे, जो सर्जरी जिन्होंने मैंने उनसे सर्जरी सीखी है, तो वो बताते हैं कि होम्योपैथी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन होम्योपैथ के पास कोई जाता है, वो कहता है इस बोतल को गायब कर दो, तो हमारे होम्योपैथ कहता है 5 महीने दवाई खाओ गायब हो जाएगी, बिना ये समझे कि हम क्या करने जा रहे हैं। कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर हेलमैन ने ऐसा कभी भी नहीं कहा है, ना उन्होंने कभी भी फेक सब्जेक्ट लिए, ना कभी उन्होंने फेक ट्रीटमेंट किए। उन्होंने वो लॉजिकल ट्रीटमेंट किए जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो हम एक्चुअली देखा जाए तो हम होम्योपैथी को भी बदनाम कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन को भी, और डॉक्टर तो हम नहीं, अगर हमें क्लिनिकल साइंस नहीं आ रही। सॉरी टू से, लेकिन सोचो हमें बीपी का नहीं पता, अभी तो मैं तुमसे पूछ लूंगा स्टेटो के कितने पार्ट है, वो नहीं पता, जिसको तुम गले में उठा करके टांगे फिर जाते हो। आपको ये नहीं पता कि स्टेटो को कैसे प्लेस करना है, आपको ये नहीं पता कि बाकी स्टेटो के काम क्या है, और अपने आप को हम कहते हैं क्या है, डॉक्टर। और स्टेटो लगा कर हम बसों में कंसेशन मांगते हैं, बाकी जगह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो समझो डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाने का मतलब है डेडिकेशन, जो हर एक होम्योपैथ में सबसे पहले होना चाहिए, एक डॉक्टर में होना चाहिए। इसी में शायद बहुत सारे जो जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं, जिसको हम एलोपैथी बोलते हैं, वो इसलिए आगे क्योंकि उनका डेडिकेशन है, एक थीम है, वो एक थीम के अनुसार चलते हैं, चाहे उनके नियम फिक्स हो चाहे जैसे भी हो, वो कुछ भी कर रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्लिनिकल सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। आज जो मैं पीसीओएस के बारे में बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको उसमें से अभी तक कुछ भी ना पता हो, और ऐसा हो तो मुझे जरूर बताना, किसी को पता हो तो वो भी बताना कि क्या क्या आपको पता है। सर चलिए, डॉक्टर सैमुअल हैनमैन सब कुछ जानते हैं, सब साइंटिस्ट भी थे,
एक अच्छी केमिस्ट्री के ज्ञाता भी थे और डॉक्टर भी थे। नेक्स्ट, आज मैं आप लोगों से कुछ सीख करके जाऊंगा और कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा कि नॉर्मल साइकिल क्या है, कॉमन थिंग्स हमें जाननी चाहिए, अवेयरनेस, पीसीओएस के बारे में, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, डोल डाइट और बहुत सारी लर्निंग जो हम लोग आज करेंगे अगले कुछ घंटे के दौरान। नेक्स्ट, ये एक छोटा सा प्रीव्यू है आपके लिए ऑर्गन का, और यूट्रस, ओवरीज, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब्स, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसमें से कोई बता पाएगा कि ओवरीज के साइज क्या होते हैं नॉर्मली? नाउ वी आर स्टडीइंग पीसीओएस। इस बात को तो पहले से पता ही होगा। 3 नॉर्मली ये तो 3 सेंटीमीटर। पीसीओडी का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब वो क्या हो गया है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्यों हो गया सिंड्रोम? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। गलत। डिजीज होती है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ डिजीज होता है सिम्टम। तो पहले वो डिजीज मानी जाती थी, मतलब ये माना जाता था कि सिर्फ एक ओवरी की बीमारी है। अब ये माना जाता है कि नहीं, ओवरी की बीमारी नहीं है और भी बहुत कुछ है जिसकी बीमारी है। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम इज ए डिजीज, ग्रुप ऑफ डिजीज इज ए सिम्टम। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी आगे बातें हैं थोड़ी सी। नेक्स्ट, अच्छा कितने लोग ये जानते हैं कि जो ओवरी है उसमें से ओवुलेशन कौन से डे पे होता है? बिफोर द कमिंग साइकिल। कितना बिफोर? 14 डेज, जबकि बिफोर तो 2 दिन पहले हो सकता है ना, 14 डेज। और ये किसकी किसकी बातें हैं जो हम कर रहे हैं? ये बातें हैं बुक की। ये हम नॉर्मल साइकिल की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे हमने पहली घड़ी में कहा कि मैं आपको इस सिखाने की कोशिश करूंगा कि नॉर्मल साइकिल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, ओवुलेशन क्या है, और उसी से पता लगाएंगे कि पीसीओएस क्या है। क्योंकि पहले नॉर्मल पता होना चाहिए ना, एक डॉक्टर को पहले नॉर्मल पता हो तभी तो एबनॉर्मल पता लगेगा। तो नॉर्मल साइकिल में जनरली बुक के हिसाब से होता क्या है कि जो साइकिल है होती है वो 28 दिन की होती है, जिसमें से 14 डे पर ओवुलेशन होता है। और ये जो ओवुलेशन होता है ये एक ओवरी से एक बार में होता है। ठीक है, मतलब आज 22 से हुआ जनवरी में, तो नेक्स्ट वाली से फरवरी में होगा, उसके बाद फिर ऑल्टरनेट करेगा। और उसमें से जो ओवुलेशन होगा, वो जो ओवुलेशन है वो इस ये जो फिमरी है इनके द्वारा कैच होगा। ठीक, कैसे मूवमेंट करती हैं फिमरीज? जैसे इसको ओवरी समझो थोड़ी देर के लिए, और फिमरीज को ऐसे समझो कि ये ऐसे मूवमेंट कर, ठीक है। साइंस की जो सबसे बेस्ट किताब है लियोन स्ट्रॉप की, जो आज की डेट में लगभग 36,000 की है, वो ये आज तक ये नहीं बता पाए कि आखिर ऐसा करने से ओवुलेशन क्यों हो जाएगा, ओवरी के कौन से पार्ट से ओवुलेशन होगा। ओवरी तो बहुत बढ़िया ना, लेकिन ओवुलेशन इस हिस्से से होगा, इससे होगा, इससे होगा, ये आज तक नहीं होता। ठीक है, अब अगर ईश्वर चाहता तो जो ओवरी लिगामेंट से अटैच है यहीं पे एक ट्रैक बनाता और उस ट्रैक के जरिए ओवा को यूट्रस तक पहुंचा देता, तो रास्ता शॉर्ट हो जाता। लेकिन उसने कहा कि नहीं, जब स्पर्म को मेहनत करनी है तो ओवा को भी उतनी मेहनत करनी है वहां तक पहुंचने के लिए। ओवुलेशन हो रहा है, फिमरी अपना काम कर रही है, लेकिन किसी वजह से अगर ओवुलेशन कैच नहीं हो पाया तो क्या होगा? वो बाहर गिरेगा। अब कहाँ गिरेगा बाहर? बाहर कहाँ? पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में जब गिरेगा तो वहां क्या उसको एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ पे कोई एंडोमेट्रियम मिले। तो जब वो उसको एंडोमेट्रियम नहीं मिल रही है और बार बार वही कोई चीज आगे गिर रही है, तो वो अपनी एक एंडोमेट्रियम क्रिएट करता है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। जो बुक्स अभी तक ये कहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का जो कॉज है वो अननोन है, तो वो कॉज अननोन नहीं है, वो नोन है सब कुछ, लेकिन बस हमें पता होना चाहिए कैसे क्यों हो रहा है। अब इस फिमरीज की मूवमेंट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। कैसे होगी? जब उसको हिलाने की कोशिश करी जाएगी, या जब उस पेल्विस की एक्सरसाइज नहीं होगी, जब पेल्विस की एक्सरसाइज नहीं होगी तो
फिम्बरी की मूवमेंट नहीं होगी। कोई भी मेडिसिन इस फिम्बरी की मूवमेंट को नहीं बढ़ाता, ना तो एलोपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन, ना होम्योपैथी में, ना आयुर्वेद में कोई भी। इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल यहाँ पे रखा है, जब तक मैं इसको मूवमेंट नहीं करूंगा ये अपने आप कोई मूवमेंट नहीं होगा। या तो इसमें कुछ ऐसा ऐप डल जाए, या इसके हाथ पर लग जाए, या इसमें कोई लोकल चीज आ जाए, तब तक ये अपने आप मूवमेंट नहीं करेगा। उसके लिए करनी पड़ेगी एक्सरसाइज, क्योंकि ये फिम्बरी अपने आप कैच नहीं करेंगी, अपने आप मूवमेंट नहीं करेंगी। तो रोल ऑफ एक्सरसाइज यहाँ पे पता लगता है कि हमें क्यों एक्सरसाइज करनी है, क्यों पेशेंट को बताना है कि आप एक्सरसाइज करो। और इन फिम्बरीज के लिए जरूरी है विटामिन B12, इस फिम्बरी के लिए जरूरी है विटामिन C, इस फिम्बरी की मूवमेंट के लिए जरूरी है सीरियल मूवमेंट होना, जिसके लिए जरूरी है आपका न्यूट्रिशन जो है वो भी परफेक्ट है। ठीक है, एक ओवा है जो यहाँ से निकल कर गया और यूट्राइन कैविटी तक पहुंचा, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो एक नेक्स्ट साइकिल चला गया। नॉर्मली 28 दिन का माना जाता है, लेकिन अब नॉर्मल मेंसेस की परिभाषा है थोड़ी चेंज हो गई है, जिसमें अभी तक ये माना जाता था कि 28 दिन प्लस माइनस 7 डेज अगर होते तो नॉर्मल साइकिल। जो लेटेस्ट बुक्स है वो ये कहती हैं कि अगर किसी का पैटर्न जो है वो 45 डेज का है, मतलब 45 डेज को उसको साइकिल आ रहे हैं, तो भी ये नॉर्मल साइकिल में कंसीडर किया जाता है। किसी को 36 में आ रहे हैं लेकिन 36 पे ही आ रहे हैं प्लस माइनस 7 डेज, ये हमेशा हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर वो 36 प्लस माइनस 7 डेज में आ रहे हैं तो इसके ये भी साइकिल नॉर्मल है। तो इसलिए किसी भी फीमेल जो पीसीओडी या पीसीओएस की आ रही है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि उसका पहले का पैटर्न क्या था। बिना पैटर्न को पता किए आप अंधेरे में ट्रीट चलाओगे तो आप सिर्फ एक होम्योपैथ को डॉक्टर नहीं हो, एक हेल्थ केयर सिस्टम में नहीं आ रहे। ओवुलेशन पेरिफेरल में होता है, अलग अलग स्टेज में होता है। पूरा एक फ्लूइड है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उसके बाद ओवुलेशन, फिर अगर रेजिडुअल रह जाता है तो वो अलग। और अगर ये रप्चर नहीं हुआ तो क्या होगा, वही रिटेन रह गया होगा और उसने एक पेरिफेरल प्रेजेंटेशन बना दी। ठीक है, नेक्स्ट definition. Polycystic ovarian syndrome is a condition in which a woman has an imbalance of female sexual hormones. सबको मालूम है कि जो हार्मोन्स का चेंज होना है वो पीसीओएस की तरफ बढ़ा करके ले जा रहे हैं। और पीसीओएस कितनी दिनों से आप लोग सुन रहे हैं, कितनी पुरानी बीमारी होगी, 20 साल 30 साल ऐसा, कितनी पुरानी बीमारी होगी, 35 1935 में, और 100 साल मान लेते हैं। तो 100 साल मानते हैं कि पीसीओडी की बीमारी का नाम आया हुआ, ये मानते हैं, लेकिन ये बीमारी उससे भी पुरानी है। इसका मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि हमारे जितने भी पूर्वज थे वो ही बताते थे कि लड़कियों की शादी जल्दी होनी चाहिए, ऐसे ही कहते थे ना। क्यों कहते थे, क्योंकि उनको पता था कि एक सर्टेन एज के बाद कोई तो प्रॉब्लम आएगी जो इनफर्टिलिटी कॉज करेगी। उस समय नाम नहीं था, लेकिन उनको ये मालूम था कि एक ऐसी एज आ जाएगी जिसके बाद कुछ तो गड़बड़ होगी। ना उस समय अल्ट्रासाउंड थे ना कुछ और था। डॉक्टर हेनीमैन की मैथमेटिका प्योरा में भी ये जिक्र है, पेन इन राइट ओवरी, मैथमेटिका में सिम्टम है। तो कहां से आया होगा, कोई फीमेल आज तक आकर आकर के आपसे बोला है किसी ने कि मेरी राइट ओवरी में पेन हो रहा है, तो कहां से आया होगा सिम्टम, मैथमेटिका प्योरा में वही सिम्टम लिखे ना जो पेशेंट ने बताए होंगे। तो कैसे बताया पेशेंट ने, ये बात आपको शायद ना मालूम है, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन के ज्यादातर व्यूअर्स जो थे वो मेडिकल स्टूडेंट थे। जो मेडिकल स्टूडेंट जानती थी कि ओवरी नहीं पर है, तो वो बता के गई कि पेन इन राइट ओवरी, ऐसा पेन इन राइट ओवरी है। इसलिए उनके जितने भी हेल्थ व्यूअर है आज की डेट में भी होम्योपैथी को प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा होम्योपैथी हैं। वही बता सकते हैं क्या सिम्टम हो रहा है, वही फील कर सकते हैं, अच्छा हमें सल्फर सुबह ली, अच्छा आज ऐसा हुआ, कल हमें गुस्सा आया था, अच्छा हम ये मेडिसिन ली शायद इससे आ गया होगा, अच्छा ये गुस्सा आया तो हम ये मेडिसिन ले रहे हैं। होम्योपैथ से ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वर कोई भी नहीं है इस पूरे मेडिकल सिस्टम के दौरान। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की डेफिनेशन है फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स को लेकर के है, जो बहुत पहले से चली आ रही है, बस हम लोगों ने उसको एक एज बैंड कर दिया है। पीसीओडी पीसीओएस जितनी भी बीमारी है आपको ये भी ट्रीट देखना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपके सामने अल्ट्रासाउंड लेकर के आइए 42 ईयर की लेडी है उसके अल्ट्रासाउंड में लिखा है पीसीओडी है या पीसीओएस और आप उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें, लेकिन वहां पे जरूरत नहीं, वहां तो ऑलरेडी पीसीओएस हो गई, वहां तो वैसे ही बल्कि ओवरीज हो गए ना, वहां तो वैसे ही ओवुलेशन कम होगा, वहां पीसीओएस होगा। लेकिन टीनेजर्स में ध्यान रखना है कि वहां अगर पीसीओएस आ रहा है तो दिक्कत है। नेक्स्ट
ये जो पैटर्न है ये एक पैटर्न है पीसीओएस ओवरी का। जब भी आपके पास कोई अल्ट्रासाउंड आए तो उस अल्ट्रासाउंड की स्लाइड को जरूर देख लेना। अगर स्लाइड में ये पेरिफेरल अरेंजमेंट है ओवास का तभी पीसीओएस है। अगर ये इरेगुलर है ना तो ये पीसीओएस नहीं है। तब आप किसी कैंसर की तरफ मूव करना या किसी और लंग की तरफ मूव करना। जब तक ये पेरिफेरल प्रेजेंटेशंस नहीं है अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन के अंदर तब तक ये पीसीओएस नहीं है। नेक्स्ट 1800 में पॉलीसिस्टिक ओवरी और सिस्टिक ओवराइटिस। अभी 1867 की मेरे पास एक बुक मिली मुझे जिसमें मैंने पीसीओएस के बारे में पढ़ा। तो उसमें एक टर्म थी ओवराइटिस। जब हम ओवराइटिस को पढ़ रहे थे तो ओवराइटिस का सबसे पहला सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन। तो हमें उस राइटर ने लिखा हुआ है फिजिशियन की, उस राइटर ने लिखा हुआ है कि जब भी हमें कभी ओवराइटिस या पीसीओएस जैसे केस को ठीक करना है तो हमें उसके उस कॉन्स्टिपेशन पे जाना पड़ेगा जहां से शुरुआत हो। और आप किसी भी पीसीओएस के पेशेंट के आज की डेट में भी ये सिम्टम पूछोगे तो ये होगा। तो हम पुराने लिटरेचर को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि पुराना लिटरेचर ह्यूमन बीइंग पे था। आज उसके एडवांसमेंट और उसकी जो टेक्नोलॉजीज है वो चेंज हुई है, जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंजेस हुई है। उनको भी साथ में लेके चलना है, लेकिन पुरानी बात तो भूलनी नहीं है क्योंकि वो भी तो वहीं क्यों नहीं है। वो भी तो बदली नहीं है। अपना स्पेस जहां वो अब से 200 साल 400 साल पहले था आज भी वहीं है और आगे भी वहीं रहना है। उसके बाद स्टेनलेन ल्यूवेंथम जिसकी तुम बात कर रहे थे 1935 में इन्होंने एनास बोवरी और सिंड्रोम ओ का नाम दिया। ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीसीओडी पे काम शुरू किया 1935 पर। फिर उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, फिर फंक्शन ओवेरियन हाइपर एंड्रोजनिक हाइपर एंड्रोजनिक क्रोनिक एनोबुलेशन, ओवेरियन डिसमेटाबॉलिक सिंड्रोम और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो आज की सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है कि जितने भी चीजें हैं वो सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर इन्होंने रखी हैं। अब पीसीओएस को एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है डायबिटीज की तरह जो सिर्फ हमारी इरेगुलर डाइट और इरेगुलर बिहेवियर से पैदा हो रही है। आगे चल के बात करेंगे। नेक्स्ट एप्रिल में क्या है 8 से 10%। ये जो डाटा है 2018 से लेकर के 19 का। और जो रेड लाइन है प्रिवलेंस ऑफ पीसीओएस इन इंडियन एडल्ट्स है 9.13 जो 2022 में बढ़कर के लगभग 12% हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है कोई बताएगा? हम लोग मेंटल स्टेट पे काम करते हैं ना या मेंटल सिम्टम्स पे काम करते हैं? मेंटल स्टेट पे जो आजकल एक थ्योरी चल रही है ना मेंटल सिम्टम्स को लेने की, डॉक्टर हैनीमैन ने हमेशा मेंटल स्टेट का जिक्र किया है, मेंटल सिम्टम्स का जिक्र नहीं किया। तो जो मेंटल स्टेट है उसको हम ऐसे लेते हैं कि इंडिया के अंदर एकदम से क्यों बढ़ता जा रहा है। अब से 20-30 साल पहले 40 साल पहले हमारे अंदर एक सोच आ गई थी हमारे परिवारों में कि हम अपनी बेटी को बेटे जैसे बनाएंगे। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? मैक्सिमम लोग इस बात से एग्री करते हैं। और ये जो सोच थी, ये जब सोच आने लगी तो पेरेंट्स ने अपने बच्चियों को बेटे जैसा बिहेव कराया और जब वो बेटियां बेटे जैसा बिहेव करने लगी तो उनको दिक्कत हो गई। ऐसे ही हुआ ना कि जब वो बड़ी होकर के बेटे जैसा बनने लगी, जब उनके बाल भी आने लगे, जब उनकी तरह वो इगोइस्टिक हो गई, जब उनकी तरह गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया तो उन्हीं पेरेंट्स को दिक्कत भी होने लगी कि यार हमारी बेटी के साथ तो बीमारी हो गई। तो उस मेंटल स्टेट को सोचो जो अब से 30 साल 40 साल पहले एकदम से आई और हमने अपने बच्चियों को ये सिखाया कि हम आपको बेटे से ये बुरा नहीं था, लेकिन उनको प्रेशराइज करके या उनको ये ज्यादा करके कि हम तुम्हें बेटे जैसा रखेंगे, लेकिन जैसी वो बेटी बेटे जैसा बिहेव करने लगी तो उनको समस्या हो गई। किसी भी पेरेंट ने ये कभी नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे को बेटी जैसा बना दूंगा। बताओ कोई हो तो किसी ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा ना कि बेटे को बेटे जैसा बनाऊंगा, ये किसी ने नहीं सोचा, लेकिन बेटी को बेटे जैसा बनाएंगे ये सारे पेरेंट ने सोचा है। तो यही एक मेंटल स्टेट थी जहां चेंजेस आने लगे जिसकी वजह से फास्ट फूड एक अपने आप में जिम्मेदारी है और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हम मेंटल स्टेट की बात करें तो सबसे मेजर है और इस बात को अभी तक मेरे किसी भी लेक्चर में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है। इवन जो एलोपैथिक स्ट्रीम के मैं लेक्चर लेता हूं जब सीएबीज में जाकर के उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और गायनेकोलॉजिस्ट ने भी ये बात एक्सेप्ट की कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो इसको अगर आप समझोगे तो बीइंग अ होमवर्क को आपको समझना चाहिए कि हमें कौन सी फेज में फीमेल की तह तक पहुंचना है ताकि हम पीसीओएस तक पहुंच जाए और क्यों इतनी एजेस में बढ़ रहे हैं। जो आज के टाइम में चल रहा है इसका एक सबसे मेन रीजन और क्या आने लगा है, मैं दिल्ली एनसीआर में काम करता हूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम फीमेल्स अब आकर के ये लखनऊ में केस है, वो आकर के कहती हैं कि सब फीमेल हमें मेंसेस की जरूरत है।
आप में से बताओ, हो सकता है हम कोई ऐसा तो सोच रहे हैं क्या जरूरत है फर्टिलिटी की? पूरी लाइफ में, पूरे साइकिल में मीनाती से लेकर के मीनोपॉज तक सिर्फ फर्टिलिटी के अलावा मेंसेस का कोई एक काम बताओ। ये मेरे पास आकर के लड़कियां पूछती हैं, फिर वो कहती हैं कि सर हमें नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसी दवाई दो हमें इससे छुटकारा मिले, और जब हमें फर्टिलिटी करनी होगी तो हम आईवीएफ करेंगे। ऐसा है, बहुत सारी लड़कियां इससे फेड अप हैं, पेनफुल रहते हैं मेंसेस, इरेगुलर रहते हैं, सोशल हैरेसमेंट बहुत ज्यादा है, काम को लेकर के हैरेसमेंट बहुत ज्यादा है, किस दिन काम करेंगे किस दिन नहीं करेंगे इसको लेकर के हैरेसमेंट बहुत ज्यादा है, तो क्यों पेन लेना है? जो स्टडीज कहती हैं उसके हिसाब से अगले 40 से 50 साल बाद हो सकता है कि साल में एक ही बार मेंसेस है, एनिमल्स में, और हम ये इवोल्यूशन की प्रोसेस में हैं। तो पीसीओएस इज नॉट अ डिजीज, ये कंडीशन है जो हमारे बालों की जैसी होती जा रही है। सबके बाल कम होते जा रहे हैं ना, क्यों कम होते जा रहे हैं? जरूरी है, बालों की जरूरत खत्म हो गई, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एसी हैं, हीटर्स हैं, बाकी सब चीजें, तो बालों का काम क्या रह गया? तो ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है कि बाल कम होते चले जाएंगे, और यहाँ पे कोई गंजाई टाइम लेते हैं तो इवोल्यूशन प्रोसेस में सबसे आगे हैं, जैसे सबसे आगे हैं। तो ऐसी सेम पीसीओएस, तो पीसीओएस भी एक इवोल्यूशन प्रोसेस है जो होता चला जा रहा है। आज की डेट में एनिमल्स में आपने देखा होगा कि साल में एक ही बार मेंसेस होते हैं, तो जिस समय आपको फर्टिलिटी की जरूरत होगी उसी समय मेंसेस आएंगे, उसी समय पीरियड करेंगे, उसी समय सब ठीक हो जाएंगे। फर्टिलिटी तो चाहिए, बच्चे के अलावा मुझे काम बताओ, फीमेल्स आकर के पूछती है कि सब काम बताओ, सिर्फ चिंता किसको है? उसकी मम्मी को, बच्चों को चिंता नहीं है, उनकी मम्मियों को चिंता है कि इसको मेंसेस क्यों नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हो गए जहाँ पे अब मेंसेस को दबाने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए जाते हैं। नेक्स्ट अब ये बात करते हैं इसको, जो रिस्क फैक्टर है वो फैमिली हिस्ट्री ऑफ पीसीओएस, डायबिटीज मेलिटस, ये तो कॉमन है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी अपने आप में बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस अपने आप में हर बीमारी की जड़ है, लेकिन यहाँ पे हमें एज ए होमोपैथ हमें ये बताना पड़ेगा कि किस टाइप की स्ट्रेस पीसीओएस को जन्म देती है। ऐसा तो है नहीं कि हमने ये छुटकारा पाने की भी चिंता होगी और आपको डायबिटीज हो गई, आपको पीसीओएस हो गया, ये भी तो बताना पड़ेगा भैया कौन सी टेंशन, ऐसी क्या टेंशन ले ली तुमने? पढ़ाई की टेंशन सब लेते हैं, हर चीज की टेंशन, बाजार जाने की, सब चीज की टेंशन लेते हैं, तो कौन सी टेंशन से तुम्हें पीसीओएस हो गया ये बताना पड़ेगा, इसके बारे में जिक्र करेंगे अभी। ओबेसिटी को क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने, अभी तक सब लोग ये माना जा रहा था कि ओबेस पेशेंट में पीसीओएस ज्यादा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब स्पोर्ट्स रूम में भी पीसीओएस जो है बहुत ज्यादा मिल रहा है, जो थिन गर्ल्स है उसमें भी पीसीओएस बहुत अच्छे से पढ़ने मिल रहा है। इरेगुलर यूज ऑफ ओसीपी, जिसको इंडिया में कोई भी एलोपैथिक फिजिशियन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो इसको नहीं मानते, लेकिन सबसे मेन कॉज है जो हमारे स्ट्रक्चर में हमारी स्टडीज में मिला है। इरेगुलर यूज ऑफ ओसीपी क्या है कि आज किसी फीमेल को स्विट्जरलैंड जाना है और उसके मेंसेस का टाइम है तो गोली खा करके उसको सप्रेस करेगी, चाहे जो करे, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, कोई त्योहार आ रहा है जिसके लिए उसको मेंसेस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये भरा गया कि मेंसेस के दौरान मंदिर नहीं जाना है, मेंसेस के दौरान कोई काम नहीं करना है, ठीक है, ये भरा गया ना, तो हर फीमेल के उसमें ये आया, और वो हम जैसे डॉक्टर के पास पहुंचती है कि तो सर ऐसी कोई दवाई दो जिससे 4-5 दिन के लिए डिले हो जाए। अब क्योंकि होमोपैथ के पास तो ऐसी कोई दवाई है नहीं कि वो ऐसा करेगा, तो वो कहती है कि नहीं हमें कोई और डॉक्टर बताओ। तो जो लॉजिकल प्रैक्टिस वाले हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स भी या मॉडर्न प्रैक्टिस के, वो भी ऐसा नहीं करते, कभी भी नहीं करते, वो हमेशा कहते हैं कि आप 21 डेज के कोर्स फीस खाओ और वरना इसको आप रहने दो, ये ऐसी की ऐसी है, क्योंकि भगवान की दी हुई देन है, भगवान ने मेंसेस बनाए, तो भगवान के घर में जाकर के कैसे अशुद्ध हो सकती है? ऐसा कभी नहीं होता। तो वो फीमेल क्या करती है, फिर जाती है सीधे केमिस्ट के, और ये जाती नहीं है, कितना भी रोक लो, कितना भी समझा लो, कितनी भी काउंसलिंग कर लो, लेकिन वो जाती है, और ये सबसे पहला स्टेप है अपनी पीसीओएस को जन्म देना, क्योंकि आपने एक हार्मोन साइकिल को ब्रेक किया है जो कि एक नेचुरल साइकिल था। और जहां तक ये अभी मंदिर मस्जिद वाली बात आई कि क्यों सेकंड डे पे या मेंसेस के दौरान क्यों नहीं महिलाओं को जाने दिया जा रहा था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पुरानी जितनी भी किताबें हैं उनमें सब में ये लिखा है कि जब भी मेंस्ट्रुएशन चल रहे हो तब पेशेंट को रेस्ट कराना है, ये सबसे मेन रीजन था। लेकिन हमारे ऑर्थोडॉक्स दिमाग ने इसको रूट को छोड़ दिया, उसको कहा जाता था कि तुम देखो, तुम बैठ जाओ आराम से, ध्यान रखो अपना, अपनी हाइजीन को मेंटेन करो, अपने आप को मेंटेन करो, लेकिन उसका रूट जो है वो बदल गया। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि सिग्निफिकेंस क्या है सेकंड डे का,
जो सेकंड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है वहां पे आपको क्यों शांत रहना है, वहां पे आपको क्यों रेस्ट करना है, क्योंकि आपका जो भी ओवुलेशन होगा वो आपके सिर्फ सेकंड डे पे निर्धारित करेगा। एक टिप और दे देता हूं, अगर आपको किसी भी फीमेल को ठीक करना है, चाहे वो बड़े से बड़ा कैंसर हो और चाहे छोटा सा एक एक्ने हो, आपको सिर्फ 3 जगह पे सिम्टम चाहिए, बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस और आफ्टर मेंसेस। इसके बीच में चाहे जो होता है, सिर्फ 3 जगह से सिम्टम को पिकअप करो और इतनी प्यारी मेडिसिन आती हैं, अपने आप सब कुछ ठीक, चाहे वो एक्ने हो चाहे वो कैंसर हो। इसीलिए ये कहा जाता था कि सेकंड डे के अंदर फीमेल को सबसे ज्यादा रिलैक्स फेज में रहना चाहिए, उतना ही अच्छा उसका ओवुलेशन होगा। अगर सेकंड डे बेकार है तो समझो उसका फिफ्थ डे बेकार होगा, फिफ्थ डे बेकार है तो फिर उसका ओवुलेशन या तो होगा नहीं या बहुत इरिटेटेड होगा। इसीलिए जेनेटिक डिफेक्ट्स आते हैं। ये सब कुछ लिखा है किताबों में, ये थ्योरीज नहीं है, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो थ्योरीज नहीं है, वो सब किताबों के अंदर लिखा है। लेकिन तुम लोग अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं, तो तुम्हें नॉर्मल नॉर्मल मैसेज नहीं पता, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको पढ़ो, इस क्लिनिकल चीजों को पढ़ो, ताकि ये पता लगे क्लिनिकल का सिग्निफिकेंस क्या है और आप किस चीज को ट्रीट कर रहे हो। कल को अगर आप किसी साइंस के स्ट्रीम में बताने चलो कि हमने ये ठीक करा, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने ठीक क्या करा। जब आपको ये नहीं पता करना कि हम क्या ठीक करेंगे, तो फिर कोई साइंस नहीं मानेगी। नेक्स्ट, एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटी, एचपीटी एक्सिस मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड एक्सिस, ये तो सबको मालूम होगा। हाइपोथैलेमस को कौन गवर्न कर रहा है, पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है, कॉर्टेक्स। ये किताब में लिखा है। इसका मेन सोर्स है आपकी स्लीप। जैसा आप रात को सोते समय सोचोगे वैसा ही आपका अगला दिन जाना है। इसीलिए कभी कभी आप ये फील करते हो कि जैसे ही सुबह उठे तो आप गुस्से में उठे, कभी बहुत प्रसन्न उठे, कभी किसी अच्छे एनर्जी मूड में मिले और अगले दिन तुम बिल्कुल डाउन मिले। तो जैसा आप रात को सोचते हो, ये भी किताब में लिखा है। और मैं वो साइंटिफिक चीजें बता रहा हूँ जो गाइडन की हैं या ऐसी साइंटिफिक बुक्स की हैं, छोटी मोटी बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ इसमें लिखा है, बस हमें पढ़ना है उसको। तो जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस है वो किस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ओके, और ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। ये भी किताब में लिखा है। इसीलिए जितने भी पूर्वज को क्या कहते थे, सूरज उगने से पहले उठ जाओ। तो वो लोग बेवकूफ नहीं थे, बस वो हम लोगों को सिखा नहीं पाए कि क्यों उठे, क्योंकि हम उनसे ये लड़ते रहे क्यों उठो, वापस सोने दो, वापस सोने दो, सोने दो यार, आपका काम मत करो। अगर वो हमें ये सिखा देते कि बेटा इसलिए उठना है तो शायद ठीक रहता। आज सोचो, अब से लगभग 10 साल पहले अमेरिका जैसी कंट्री पीसीओएस से बहुत ज्यादा लड़ाई कर रही थी। आज हम लोग पीसीओएस में आगे निकल गए और उनका डाटा कम हो गया। क्यों? क्योंकि अपने उन्होंने हेल्थ सिस्टम पे काम किया, उन्होंने ये सब पैटर्न पे रहा, वो योगा पे चले गए और हम योगा से दूर हट गए। हमें सुबह उठना अब ये लगता है कि हम मॉडर्न सोसाइटी के पार्ट नहीं है। हमें रात को जल्दी सो जाना अब ये लगता है कि हम मॉडर्न सोसाइटी के पार्ट नहीं है यार। अगर आप जल्दी सो जाते तो आप करेगा पार्टी कब करेगा, है ना? तो अब हम पार्टी बेस्ड आ गए। हमें ये आ गया मन में कि यार हम जितना रात को जगेंगे उतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे, हम जितनी जल्दी सुबह उठेंगे तो हम बिल्कुल पुराने पुराने तरीकों के जैसे हैं, कि जैसे दादा ताऊ वगैरह ये लोग पुराने उठते थे। तो वो क्यों उठते थे, हमें अगर वो बता पाते तो शायद आज हम लोग भी जल्दी उठते। तो ये पूरा एचपीटी एक्सिस, तो जो भी यहाँ पे फीमेल है, अगर उनमें से किसी को भी साइकिल में कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे कहने से सिर्फ ये 4 से 6 वाला ही शेड्यूल अपना लेंगे ना, तो भी किसी एक भी दवाई की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर हैनिमैन बता देते हैं कि मैनेजमेंट इसीलिए ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी अपने पीसीओएस के पेशेंट को ये सब गाइड नहीं करते हो तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, ये वही साइकिल जो मैंने बता रहा था। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम सब लोग जानते हैं, irregularity in menstrual cycle, PCOS can use develop male like characteristic, वही कि एक फीमेल एक मेल की तरह बिहेव करने लगी, जिसमें बॉडी हेयर ग्रोथ ज्यादा हो गई, डिक्रीज ब्रेस्ट साइज, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, थिनिंग ऑफ हेयर, वॉइस गेट डीपर, अदर चेंजेस इंक्लूड एक्ने और डार्क थिक स्किन। नेक्स्ट, इसको सब जरूर पहचानते हैं। सेकेंडरी साइन है, प्राइमरी साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब
इंसुलिन का क्या काम है? ग्लूकोज को एंटर कराना किसी सेल के अंदर। कौन सी ऐसी बॉडी का पार्ट है जहाँ पे इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती ग्लूकोज एंटर करने के लिए? ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके अलावा हर जगह को इंसुलिन की जरूरत है। अब जब ये बात कर रही थी फास्ट फूड की, तो फास्ट फूड क्या कर रहा है कि हम खा तो ज्यादा रहे हैं, उसको निकालने की तैयारी है नहीं, तो इंसुलिन कहता है इसकी जरूरत है नहीं, तो इंसुलिन ड्रॉप करते हैं और शुगर लेवल हाई होते चले जाते हैं ब्लड के अंदर, वो सेल्स के अंदर उतने कंज्यूम नहीं होते। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ये उसके सबसे प्राइमरी साइंस है। इसको आप कभी नहीं बदल पाओगे, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे वो, ये साइंस है जिससे आपको पहचानना है, जिससे आपको पहले से पता लगाना है कि आप प्री डायबिटिक हो, आपको ये सिम्टम्स होंगे ही होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये क्या है? मोल्स या वार्ड्स। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो सब क्या आते हैं, बहुत सारे मोटर जिसके द्वारा कैसे फिट करते हैं, लेकिन एक्चुअली दीस आर नॉट मोल्स, दीस आर नॉट वार्ड्स, ये है टीपीएस। नेक्स्ट टीपीएस, नेक्स्ट, ये कभी ठीक नहीं होते, प्री डायबिटिक साइन है। इसीलिए हमारे ऐसे पेशेंट बहुत सारे हैं कि सर हमने होम्योपैथी पूजा भी लगा ली, मदर टिंचर भी ले लिया, वाट टेस्ट क्रीम भी लगा ली, लेकिन तब भी ठीक नहीं हो रही, तो कभी ठीक नहीं होंगे। इसका इलाज करना है तो आपके अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं बिल्कुल। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया 35 डेज का साइकिल जो रेगुलर है, 8 साइकिल पर वीक, ये अभी लेटेस्ट क्राइटेरिया है 2022 का। ये अब क्राइटेरिया आ गया कि अगर आपको 8 साइकिल से नीचे नीचे हो रहे हैं तो आप पीसीओएस की तरफ मूव कर रहे हैं। Ovulation can be confirmed in those with uncertain menstrual history with serum progesterone evaluation or luteinizing hormone testing. Okay, testing की बात आती है next. No single test for future of diagnostic. अगर आपके पास कोई अल्ट्रासाउंड लेकर के आता है और उसमें लिखा होता है कि ये पीसीओएस के पेशेंट है, तो एक सिंगल डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। और अल्ट्रासाउंड तो अब यहाँ से वेव ऑफ कर दिया गया है, अब टीबीएस से नीचे की बात नहीं होती, लेकिन क्योंकि अनमैरिड फीमेल्स में टीबीएस करना बैन है इंडिया के अंदर, तो टीबीएस आप एडवाइस नहीं कर सकते। तो बचा है एक इन्वेस्टिगेशन रेडियोलॉजी में, वो है एमआरआई, जहाँ आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, लेकिन एमआरआई कराने के लिए कोई भी फीमेल रेडी नहीं होगी। नेक्स्ट, जो ब्लड का क्राइटेरिया है, जो इससे पहले वही बता देता हूँ, जो ब्लड का क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है कि सेकंड डे पे आपको 3 लेवल जरूर करने हैं, जिसमें एलएच, एफएसएच और प्रोलैक्टिन, ये 3 टेस्ट आपको सेकंड डे पे कराने हैं। अब मुझे बस कोई ये बताए कि सेकंड डे क्या होता है। मतलब आज आपके पास पेशेंट आ गए, उसको कैसे पता कि रिजल्ट है कि कल सेकंड डे पे आप हो रहे हैं? स्टार्ट होता है सेकंड डे, उससे सेकंड होगा, नेक्स्ट डे होगा, वो सेकंड डे होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी एक डेफिनेशन मतलब आपको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन का मतलब है कि अब लेटेस्ट साइकिल में कहा जाता है कि जो दोपहर को 12 बजे से साइकिल पहले साइकिल आए, उसका जो नेक्स्ट डे होगा वो उसका सेकंड डे होगा, लेकिन अगर दोपहर को 12 बजे के बाद साइकिल आते हैं तो उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो होगा वो सेकंड डे होगा। और आपको जो भी ब्लड के सैंपल देने हैं वो सुबह 8 बजे से पहले पहले देने हैं, उससे बाद के टेस्ट जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी जो सबसे मेन बात है कि LH is less than 3, FSH is less than 6 and प्रोलैक्टिन is less than 20। ये नॉर्मल क्राइटेरिया है सेकंड डे का इन हार्मोन्स का। इसके अलावा जो NIH की डेफिनेशंस हैं वो 90s के अलग हैं, पीसीओएस सोसाइटी 2006 की अलग अलग है, सब जो सब अभी बेकार हो गई है, जो लेटेस्ट है उसको चलते हैं। नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन 17, हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, LH FSH की रेशियोज। नेक्स्ट, जो 22 में मैंने आपको बताया कि ओलिगो ओवुलेशन की जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई, क्लिनिकल जो टेस्ट हैं उसमें LH, FSH और प्रोलैक्टिन की मैंने रेशियोज बता दी हैं। ये जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन में भी 2 टेस्टोस्टेरोन होते हैं, एक तो फ्री होता है और एक टोटल होता है, तो दोनों में से भी हमें डिसाइड करना होता है कि हमें फ्री लेवल कराने हैं या टोटल कराने हैं। जनरली टोटल कराते हैं, फ्री लेवल टेस्टोस्टेरोन के ज्यादातर मेल्स के अंदर भी कराते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन का कौन सा वेरिएंट आप लिखेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्टम जो 22 की देखे उसमें 2 to 9 मिलीमीटर के जो पॉलीसिस्टिक अरेंजमेंट्स हैं वो आपको मिलनी चाहिए, और वो एक अरेंज पेरिफेरल में होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई भी कहीं भी पढ़ा है और आपको लगेगा पीसीओएस हो गया है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका अल्ट्रासाउंड के बारे में।
20% जो अल्ट्रासाउंड के साथ आती है जनरली नॉर्मल होती है, उनको पीसीओएस नहीं होता, जबकि उसमें लिखा होता है कि पीसीओएस है। हाँ नेक्स्ट। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग अलग हैं, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, इडियोपैथिक हिरस्यूटिस है, जो एसटीडी है, न्यूप्लाज्म है, बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं स्टेरॉइड्स जो पीसीओएस क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट। कॉम्प्लिकेशन, इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन इनफर्टिलिटी, क्योंकि सब कुछ प्रेगनेंसी के लिए होता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। वरना बहुत सारी फीमेल क्या होंगे ट्रीटमेंट को ये कहने लगे कि जब आपको फर्टिलिटी की जरूरत हो तभी आइए, तभी ट्रीटमेंट इनिशिएट करेंगे, वरना आपको ठीक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप पेशेंट कहने लगे हैं कि हम फास्ट फूड खाएंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और हम सुबह जल्दी नहीं मिल सकते, तो हम उनको ये ऑप्शन देते हैं कि अब आप जब आपकी शादी होगी, जब आपको फर्टिलिटी का काम करना हो बस तभी आइए, वरना कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही रह सकते हो। बहुत सारे और टेंशन जैसे हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज, स्लीप एपनिया, एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियम और ब्रेस्ट कैंसर जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी आप पीसीओएस पेशेंट में बहुत आम नहीं लगे। नेक्स्ट। ये स्केल है, ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, पीसीओ एसक्यूओएल, जो लाइफ क्वालिटी का एक स्केल है कि पीसीओएस की जो फीमेल है उसकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है, उसकी लाइफ कैसी बन रही है, उसका एक छोटा सा स्केल है। बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, आप जो भी जर्नल्स लिखना चाह रहे हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। ये भी सेम है। नेक्स्ट। नाउ अब ट्रीटमेंट प्लान पे आते हैं। 4 ट्रीटमेंट प्लान है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट, डाइट प्लान, एक्सरसाइज और काउंसलिंग। आप लोगों को पहले बता दूं, ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस के बिना आप किसी भी पीसीओएस को ठीक नहीं कर सकते। मतलब हम तो नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोग अच्छे मन करते तो आप शायद कर पाओ, लेकिन मैं इन चारों में से 3 सिस्टम के बिना किसी को भी ठीक नहीं कर पाया। चाहे तो आप डाइट प्लान, एक्सरसाइज, काउंसलिंग ले लो, चाहे आप मेडिसिन ट्रीटमेंट, डाइट प्लान और एक्सरसाइज ले लो, कोई भी 3 ऑप्शन आपको जरूर इंक्लूड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट। ये एक छोटी सी स्टडी है, 2011 से लेकर के 2017 तक हमने की थी अपनी ऑर्बिट क्लिनिक के लगभग 7 क्लिनिकों के ऊपर, और जिसमें से 164 केसेस जो है तो बहुत अच्छे से ट्रीट हुए, 58 बहुत उस समय स्टिल रनिंग थे, 8 केसेस अनट्रीटेड थे क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं था, और या उन्होंने बहुत जल्दी थी किसी फर्टिलिटी को लेकर के या अपने ट्रीटमेंट को कराने के लिए, तो वो हम रिफ्यूज करते हैं। और 6 ऐसे पेशेंट थे जो मैंने अपने सीनियर नोटबुक को रेफर करे। हमारे किसी भी क्लिनिक से कोई भी रेफरेंस है किसी भी और स्ट्रीम में नहीं जाता, हम अपने होम पेज पे रेफर करते हैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट को, चाहे वो मेरे सीनियर को, हमारे यहाँ से रेफरेंस कभी भी किसी दूसरी जगह पे गया ही नहीं कभी। नेक्स्ट। ये चल रहा है। नेक्स्ट। नाउ अब थोड़ी होम्योपैथी की बात करते हैं। होम्योपैथी में मुझे सबसे प्यारा जो अल्फाबेट जो लगता है वो 3 नंबर है, हालांकि शायद पीपीटी के फॉन्ट की वजह से इसका जो सिंबल है वो बदल गया है। उस सिंबल का मीनिंग किसी को मालूम है? जो ऑर्गेनाइजिंग सिंबल है, एक तो मैंने सिखाया था इंटरलिंक, है ना, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जब डॉक्टर हैरीमैन सर ने इतने सारे सिंबल्स थे तो सिर्फ इस सिंबल को क्यों लिया, क्योंकि इंटरलिंक वाले तो बहुत सारे सिंबल थे, ये एक म्यूजिकल नोट है, तो उन्होंने एक्चुअली सिर्फ मेडिकल ऑब्जर्वर एक छोटा सा टॉपिक है उनके इलियास राइटिंग जिसका 7 चैप्टर्स है, वहां पर उस सिंबल्स के बारे में कुछ जिक्र किए हैं, और उन्होंने ये बताया है कि ये ऐसे म्यूजिकल टोन है कि आप अपने पेशेंट का गाना अपने आप बजाओ। मीन्स कि अगर आपको लगता है कि 7वां एम्फोरिज्म को पहले लेना है तो आप उसको पहले लो, आपको तीसरा पहले लेना है तो आप तीसरा पहले लो, आपको 10वां लेना है तो पहले लो। हर एक पेशेंट का अपना एक सुर बना है, इंडिविजुअलिटी यही है ना, हर एक में ये जरूरी नहीं है कि आप पहले नाम पूछोगे, फिर उसकी एज पूछोगे, फिर उसके बाद उसके एड्रेस पूछोगे, ऐसे जरूरी नहीं है। अगर आपके पास सीधे कोई बहुत सीवियर एब्डोमिनल के पेन का केस आ रहा है, तो सबसे पहले आपका काम है कि आप उससे अपने काउच पे लेटाओ, उसके एब्डोमेन का एग्जामिन करो, और उसी एग्जामिन करते करते उसका नाम और एज सब पूछो। तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि आपको केस कहाँ से इनिशिएट करना है। ये हमें सिर्फ फॉर्मेट बना के दिया गया है कि हमें पहले इंट्रोडक्शन चाहिए, फिर उसके बाद डीडी तक पहुंचेंगे। डॉक्टर हैनिमैन सर ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा। डॉक्टर हैनिमैन सर ने तो कहा कि बस जैसे ही वो बैठे बस उसको सुनना शुरू कर दो। आप कितनी भी कंसल्टेशन में सिर्फ उसको सुनते रहोगे ना, तब भी पेशेंट ठीक हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्रूव किया गया है। एक हीलर का काम यही है, तभी तो सबसे ज्यादा हीलर कौन अच्छा होता है, जो जितनी ज्यादा फीस लेता है। जब 5,000 रुपए लेता है ना, तो वो अच्छे से सुनता है, उसकी अच्छे से काउंसलिंग होती है, उसके अच्छे से डाइट चार्ट बना के देता है, तो वो बहुत बड़े डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि वो उसको टाइम दे रहा है। एक वो जो छोटा सा डॉक्टर होगा, वो क्या करेगा, उसके पास लंबी लाइन है ना, तो वो सुनेगा, लेकिन दवाइयां बहुत सारी दी,
तो अच्छे डॉक्टर की पहचान क्या है, मतलब जब आप हम लोग पढ़ते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता है कि आप 2 दिन दवाई दो, ठीक करो, लेकिन जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारी मेडिसिन देने की जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है। डॉक्टर हैनीमैन ने देखो कहाँ तक पहुंच गए वो, एलएम पोटेंसी तक पहुंच गए, क्योंकि डोजेस को कम करना था, उन्हें लगा था वो डोजेस भी बहुत ज्यादा है। तो सेम ऐसे ही जब हम तीसरे एल्गोरिथम को पढ़ते हैं तो इसमें क्लियरली लिखा है इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स, मतलब क्या हुआ, इफ का मतलब है यही तो उन्होंने टर्म एंड कंडीशन लगा दी कि अगर ऐसा हुआ तो, सिर्फ इफ को देखते हैं। इफ का मतलब है कि अगर ऐसा हुआ तो उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है कि फिजिशियन ने क्लियरली परसीव करा। मान लो अभी डॉक्टर पंकज बैठे हैं, डॉक्टर पंकज के पास बहुत सारे पेशेंट बैठे हैं, लेकिन उनको घर से भी कॉल आ गई कि जल्दी आ जा, गाड़ी तुझे लेके जानी है, पार्टी में जाना है, चाहे जो हो जाए। तो ये चाहे जितने भी अच्छे मूड में बैठे हों, इनका जो परसेप्शन है वो एकदम चेंज हो जाएगा। या हो सकता है कि दीपक शर्मा ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन उसकी वाइफ को फोन आ जाए कि तुम जरा घर आ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, जब हुआ कुछ ना हो। आज तक इसका जवाब कभी नहीं मिला है, लेकिन अगर उसने ऐसा कह दिया कि तुम घर आ जाओ जरा, मैं बताती हूँ, तो फिर दीपक शर्मा चाहे कितना भी अच्छा होम्योपैथ हो, सब कर जाओ। तो डॉक्टर हैनीमैन सर ने सबसे पहली लाइन में ये क्लियर कर दिया कि इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स, और ये जो परसीविंग है ये एक दिन में नहीं आती, इसको टाइम चाहिए। बहुत सारे ऐसे केस हैं पीसीओएस के जो हमें गुमराह करते हैं, जो आपको सिम्टम नहीं देते, जो अपनी मदर के सामने कुछ नहीं बताना चाहती, अपने हस्बैंड के सामने कुछ नहीं बताना चाहती, वो ये चाहती ही नहीं कि उसको फिजिशियन ही पसंद नहीं आया, नहीं बताएगी, उसको लगा कि यार मैं नहीं बता सकती, तो हो सकता है कि हमें 2012 का एक केस हमने 2017 में सॉल्व किया, 5 साल लग गए उसके एक सिम्टम को निकालने के लिए, वो भी बस पता नहीं हमने कैसे निकाल लिया, बना हो सकता है कि वो चलता रहता, क्योंकि जब भी आती थी अपनी मदर के साथ आती थी, अकेले आती थी, पहली बार 5 साल बाद अपने फादर के साथ बताई, जब पता लगा कि उसके तो सिम्टम सब अलग, जो उसकी माँ और मदर चाहती थी वो उसके हस्बैंड से बिल्कुल अलग था। 2017 में जाके केस सॉल्व हुआ। तो ये वन डे का गेम नहीं है, परसीविंग वन डे में नहीं आती, मेरे को भी नहीं आई। मैं 98 में यहाँ पे एडमिशन हुआ तो मेरी वन डे में परसीविंग नहीं आई गई थी, 2004 में निकला, उसके बाद से क्या बहुत सारी चीजें कॉलेज से नहीं मिली। मैं भी ऐसी माहौल से पढ़ा हूँ जहाँ से तुम लोग निकल रहे थे, जहाँ पे तुम्हें लगता होगा ना कि यार टीचरों को कुछ नहीं आता, क्या पढ़ाते हैं हमें, क्या आता है, आखिर हम होम्योपैथी में क्या कर रहे हैं, आज भी वाइटल कोर्स पे काम कर रहे हैं। तो इसकी परसीविंग बहुत दिनों में आती है, अलग अलग टीचर्स आपको देते हैं। उसके बाद इसमें है व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, मतलब डिजीज में क्या क्योर होने लायक है, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल ऑफ केस। उसके बाद नॉलेज ऑफ डिजीज और उसका इंडिकेशन, इसका मीनिंग कोई बताएगा? नॉलेज ऑफ डिजीज का मतलब है कि आपको पीसीओएस की डिजीज तो नॉलेज हो गई, लेकिन जो उसके इंडिकेशन है वो वाकई में पेशेंट में है या नहीं है, या सिर्फ उसने अल्ट्रासाउंड दिखाकर ये कह दिया कि मेरे को पीसीओडी हो गया है। तो ये इंडिकेशन जरूर जानना है कि आखिर वो जो इंडिकेशन डिजीज के हैं वो पेशेंट में आ रहे हैं या नहीं। ऐसी इफ ही क्लियरली परसीव, फिर दोबारा उन्होंने रिपीट किया, इफ ही क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, मतलब जो हम मेडिसिन खाकर उसको दे रहे हैं उसमें कुछ क्योर करने लायक है भी या नहीं है, ये कैसे पता लगाओगे? ड्रग नहीं, ड्रग प्रूविंग तो हो चुकी है। मान लो तुम्हारे पास कोई पेशेंट आ गया, वो आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट है और आपके पास यहाँ आर्सेनिक एल्बम फैक्ट्री रखी है, तो कैसे पता लगाओगे कि अब इसमें क्लोरिटी फेज है कि नहीं है? बच्चों जी तो आपने पेशेंट देख लिया, आप मेडिसिन में कैसे देखोगे कि क्लोरिटी फेज है? उसको मैच कराने से ज्यादा बढ़िया है आप ये देखो कि वो जो आर्सेनिक एल्बम फैक्ट्री बनी है वो किस सोर्स से बनी है, कहाँ से बनी है, उसका ओरिजिन क्या है। अगर आपकी आर्सेनिक फैक्ट्री ओरिजिनल नहीं हुई तो कितने भी सिम्टम मैच करना ठीक नहीं है। और सबको पता है कि इसका स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं है, अगर आर्सेनिक फैक्ट्री का लेवल उतर गया तो उतर गया, आप कुछ भी बता देते। इसीलिए मेडिसिन के सोर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। सेम ऐसे लेकेसिस मेडिसिन के बारे में सुनाइए। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहा है कि अगर लेकेसिस जो स्नेक है वो उससे 150 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो हमारे पास लेकेसिस कहाँ से आ रही है, और अगर उसकी कहीं बैकपोटेंसीज रखी हैं तो वो कितनी रखी हैं और कितने हजारों साल तक वो चल पाएंगी। तो क्या एक दिन ऐसा आएगा कि जब लेकेसिस खत्म हो जाएगी? है किसी के पास जवाब? पूछा करो,
ये आपको टीचर से पूछना, क्योंकि मैं सेकंड ब्लॉक से पूछता आ रहा हूँ इस सवाल। हमें पता होना चाहिए डिग्री ऑफ होम्योपैथ। आज तक उन लोगों को शायद नहीं पता होगा वो यहाँ किससे बनती है। मीठी भी होगी सल्फर से सल्फर बोलो गोट मिल्क से। आप केन शुगर गोट मिल्क। मैं यहाँ पे आधा तक क्यों रखता हूँ, आप बना के दिखाओ। सल्फर से इसकी रिफाइनिंग हो रहा है। तो जब सल्फर से हो रही है तो फिर तो सल्फर तो उसमें घुस गई। और क्या रहता है, बिना आटे में पानी डाले आप आटे को गूंद दोगे, तो फिर डॉक्टर हनीमैन ने कहा था कि बोलिए कैसे बनेगी। जो बताएगा उसको मेरी तरफ से इनाम, चाहे 1 महीने बाद होगा, मुझे टेक्स्ट कर देना मतलब के माध्यम से, मैं तुम्हें इनाम भेज दूंगा पक्की बात। खैर अभी कंफ्यूज मत हो, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत कुछ है जो तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा। तो हम चलते हैं। If we clearly perceive what is curative in medicine, that is to say in each individual medicine, knowledge of medicinal power, ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी पावर कितनी है और वो कितनी पावर में उस पेशेंट की वाइटलिटी को हेल्प कर पाएगी। And if he knows how to adapt according to clearly defined principle, what is to curative in medicine to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensure to adopt it as well in respect to the suitability of medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him। और फिर ब्रैकेट में आते हैं चॉइस ऑफ द रेमेडी और द मेडिसिन इंडिकेटेड। इनका क्या है? चॉइस ऑफ रेमेडी का मतलब है कि तुमने बहुत सारे कंसल्टेंट ओपीडीज में भी आप देखते होंगे कि फैमिली हिस्ट्री आई ट्यूबरकुलोसिस की, तो मेडिसिन कौन सी हो गई? ये है चॉइस ऑफ रेमेडी, जो आपने अपने चॉइस से बिल्ड की है। अभी ट्यूबरकुलोसिस में इंडिकेशन नहीं आया है, इंडिकेशन नहीं आया ना, लेकिन तुमने अपने आप में एज्यूम कर लिया कि कैंसर की हिस्ट्री है तो कार्सिनोसिस देनी है, ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है तो ट्यूबरकुलोसिस देनी है। अगर ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है तो बैसिलिनम क्यों नहीं देनी? ये जवान पे क्यों नहीं आती? ये है चॉइस ऑफ रेमेडी और इंडिकेशन, इन दोनों में बहुत फर्क है। इसमें हमारी चॉइस नहीं चलती। मैं आपको बिलीव नहीं होगा, एक हमारे पास फोन पर ऐसे आए क्योंकि हम एसोसिएशन में जाते रहते हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो जो मन करता है ना मैं ऐसे उठा के देता हूँ और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये चॉइस है, कैसे ठीक हो रहा है किसी को नहीं पता। वही बात है कि आप होमोपैथ तो अच्छे बन सकते हो, लेकिन एक डॉक्टर अच्छे नहीं बन सकते जब तक आप ये नहीं बता पाओगे कि वो कैसे ठीक हो रहा है। तो चॉइस ऑफ रेमेडी नहीं चलना है, उसका इंडिकेशन भी मैच करना है कि जो आपने चूज करी है, जो आपकी चॉइस है वो इंडिकेट भी हो रही है या नहीं हो रही है। इसी बात को मैं क्लियर कर देता हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस ही क्यों, बैसिलिनम क्यों नहीं। बैसिलिनम भी आ सकती है, दोनों में एक डिफरेंस है दोनों रेमेडीज में। ट्यूबरकुलोसिस मॉइस्ट रेमेडी है, बैसिलिनम ड्राई रेमेडी। इसके मीनिंग क्या है कि आपको लिखे मिलेगा ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री में कि बहुत कोल्ड कोराइजा इस टाइप से बीमारी रहती है। बैसिलिनम की हिस्ट्री में क्या मिलेगा? स्किन के रप्शन, नेस्लिक टायरनेस या हाइड्रोफाइबिन मिला। तो दोनों में से कितना सही डिफरेंस है? कैन ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस की साथ सकती है, बैसिलिनम की साथ सकती है, ये आपको डिसाइड करना है। एंड फिर उसके बाद चलते हैं एज आल्सो इन रिस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन। फिर से ध्यान से सुनो, एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड। अब ब्रैकेट में लिखा प्रॉपर डोज, इसके बारे में कुछ बताओ। बताओ बीएचएमएस पास हो करके अब पीजी भी पास होने वाली है और प्रॉपर डोज के बारे में बताओ। हाँ सिंगल मेडिसिन नहीं, हाँ प्रॉपर डोज तो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक ही क्लास सिंगल डोज कैसे एक बार वही डिपेंड क्या एक
हमारे की बात नहीं, जो लॉजिक की बात है डॉक्टर की बात है। डिसाइड है कि 40 नंबर का एक रूल है और वो इनको आसानी कहता हूँ कि टॉप डाला आप जो टॉप कर देते हैं। जो प्रॉपर डोज है डॉक्टर हैनीमैन के अनुसार वो है एक कॉफी सीड साइज जितना एक ग्लोबुल। आजकल कौन से नंबर का होता है वो 10 नंबर का। उसको आप डाइल्यूशन में डिप करोगे, उसके बाद ब्लॉटिंग पेपर पे ड्राई करोगे, उसके बाद उसको 30 ml या 100 ml में डिसॉल्व करोगे और उसमें से 1 स्पून दोगे, दैट इज प्रॉपर डोज। अब कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? तुम कर रहे हो? बहुत बढ़िया। इसके लिए ये कर रहा है और इसी को हम मिलीसीमेंस में लेके गए, ऐसी बहुत सारी चीजों को और डाइल्यूट करा, तो ये जो प्रॉपर डोज है। अब डॉक्टर हैनीमैन यहाँ पर कहीं नहीं बता करके गए कि ये जो प्रॉपर डोज है पॉपी सीड साइड जितना जो ग्लोब्यूल बना वो कैसे बना, उन्होंने उसको कैसे रख करा और क्या सिग्निफिकेंस है हमारे पास कि अगर हमने वही 10 नंबर का ग्लोब्यूल अगर 20 नंबर का दे दिया तो क्या होगा। या अगर कोई हमने बच्चे को कहा कि 4 गोली सुबह दोपहर शाम खानी है और उसने 6 खा ली तो उसको क्या होगा? फोन आते हैं माँ बाप हो गए कि सब वो डिब्बी खा गया तो क्या होगा? हाँ लेकिन इसका रिटर्न भी तो होना चाहिए ना कि हम क्यों 10 नंबर दे रहे हैं, क्यों 20 नंबर दे रहे हैं, क्यों 40 नंबर दे रहे हैं, क्यों 60 नंबर दे रहे हैं और कहीं कहीं तो लिक्विड डायरेक्ट जीप पे रिटर्न करेंगे होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने 4 गोली की जगह 1 गोली भी दी तब भी उतना ही काम करेगी जितना हम 4 गोली कर रही हैं, कम हो जाता है। लेकिन मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि 4 गोली सुबह दोपहर शाम देनी है, ये कहाँ पे लिखा है? कहीं लिखा ना। सिर्फ किसने लिखा? हम लोगों ने अपने आप में कि हमें वो 1 ग्राम का शीशी कितने दिन में खत्म करानी है, कि वो 4 दिन में खत्म करानी है, 10 दिन में खत्म करानी है या 2 दिन के अंदर खत्म करानी है। तो हमने अपनी डेफिनेशंस अपने आप बनाई। इन क्वेश्चंस को तुम लोगों को राइज करना चाहिए क्योंकि मैं बता दूं अमेरिका के अंदर जब होम्योपैथी खत्म हुई ना 2008-9 के अंदर वो ऐसे ही खत्म हुई क्योंकि वहां पे जब जो स्केप्टिक्स थे उन्होंने कोर्ट में केस डाला कि इनके लॉस कहते हैं कि सिंगल मेडिसिन चलेगी लेकिन इनके जो कंपनीज हैं वो पेटेंट बना रहे हैं या इनके जो डॉक्टर्स हैं वो इतनी सारी गोली दे रहे हैं, कोई एक भी होम्योपैथ इस बात की जवाब नहीं दे पाया और वहां से होम्योपैथी खत्म। अगर हमारे यहाँ पे किसी को एक कीड़ा जाग गया ना तो ये बहुत बुरा होगा। हम होम्योपैथ चाहे कितने भी बड़े ज्ञाता हों उसमें मैं भी हूँ, ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि क्यों 4 नंबर की गोली क्या है उस गोली में। जब मैंने ये पूछना शुरू करा तो एक फार्मेसी ग्रुप में मुझे बुलाया गया जहाँ पे मुझे बैठाया गया कि डॉक्टर साहब आप बैठ जाओ नहीं तो लोगों से होम्योपैथिक गोली का जो विश्वास है ना वो उठ जाएगा क्योंकि उसमें 5 टाइप के कंपोनेंट मिलाए जाते हैं उस एक गोली को बनाने के लिए, 5 टाइप के कंपोनेंट। और मुझसे पता क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि वो इतनी माइन्यूट क्वांटिटी पे होते हैं जिससे आपकी मेडिसिन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। तो मैंने उनको आंसर ये दिया कि मैंने कहा होम्योपैथी तो जिंदा ही माइन्यूट पे है और तुम उसको माइन्यूट में भी मिक्सचर कर रहे हो। इसका एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी को भी सिर्फ गोलियां या अपने आप का एक्सपेरिमेंट करो, 4 गोली सुबह शाम प्लेन खानी शुरू करो और मुझे 1 महीने बाद अपने अंदर चेंजेस बता एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप होम्योपैथ हो, डॉक्टर हैरीमैन सर के फॉलोअर है तो वो इतने एक्सपेरिमेंट करते तो हमें खुद भी तो करने चाहिए, हमें उनको पता होना चाहिए। आज की डेट में अगर कोई पेशेंट आ गया जो साइंस बेस करता है, कोई केमिस्ट्री का जाता है और उस हिसाब से पूछने लगे गोली में बताओ क्या है, इसकी केमिकल कंपोजिशन कहाँ लिखी है। या आप किसी कंपनी से जिससे भी आप गोली खरीदते हो आप उससे पूछ करके देखो कि आप मुझे केमिकल कंपोजिशन लिख कर दे दो, कोई एक भी कंपनी आपको केमिकल कंपोजिशन लिख के नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उनको पता है कि वो सब स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगा। इतने सारे पेटेंट्स आ गए, इतने सारे सब कुछ। आप देखो आजकल हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की जितनी भी कंपनियां हैं ना वो होम्योपैथिक मेडिसिन कम बना रही हैं, कॉस्मेटिक ज्यादा बना रही हैं, है ना। डाइट के सप्लीमेंट्स ज्यादा बना रही हैं। उनसे पूछो कि हमें आर्सेनिक एल्बम 27 पोटेंशियल में चाहिए तो वो कहेंगे नहीं है। उनसे बोलो कि हमें 200x में चाहिए तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी डिमांड कम कर दी, हमने अपनी प्रैक्टिस कम कर दी। हम सिर्फ 30 200 1 mcl या एलएम पोटेंशियल बस सिर्फ इतना ही रह गए, इससे ज्यादा हम लोग होम्योपैथी नहीं सीख रहे हैं। तो प्रॉपर डोज का मतलब पता होना चाहिए
उसके बाद है एट द प्रॉपर पीरियड ऑफ रिपीटिंग द डोज, मतलब आपको रिपीट कम करनी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर इफ लगाया, फिर इफ लगाने के बाद कहते हैं फाइनली ही नोज द ऑब्स्टेकल टू रिकवरी इन ईच केस, मतलब हर एक केस में अगर आपके पास कोई शराबी आ गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी शराब को कैसे छुड़ाना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तब भी आप प्योरिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इन ईच केस as is aware how to remove them, पता होना चाहिए कि वो कॉजेस कैसे उठेंगे। अब जैसे पीसीओएस की बात चली है तो पीसीओएस के कॉजेस को नहीं हटाया तो इसका मतलब आप अच्छे पोजीशन नहीं है और आप वो सब नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। सो दैट रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट, अब इस लाइन को दोबारा से पढ़ो, सो दैट रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट, मतलब अगर आपने ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ फॉलो भी किया, सारे नियम से भी चले, तब भी रिस्टोरेशन परमानेंट नहीं होगी। यहाँ पे उन्होंने मे लगा दिया, तो ये जरूरी नहीं है जो हम लोग कहते हैं ना हम क्यों करेंगे, तो उन्होंने पहले ही ये सब कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाई थी, बस हमें समझने की बात है। उन्होंने लिखा है कि रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट, और अगर ऐसा हो गया देन ही अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट जुडिशली एंड रेशनली एंड ही इज ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। अगर उसने सब कुछ किया और ऐसा सफल हुआ तभी वो एक अच्छा प्रैक्टिशनर कहलाया जाएगा, वरना एक नॉर्मल फिजिशियन की तरह सिर्फ ट्रीट करता रहेगा। तो ये थर्ड अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसको मैं जरूर पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी सब बच्चों को। नेक्स्ट नाउ कुछ केसेस पे चलते हैं। ये 20th ईयर ये है कि फीमेल हमारे पास 8 अक्टूबर 2011 को आई, बहुत सीवियर पेन और क्रैम्स के साथ में। इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं आप लोगों को, क्योंकि केस तो मैं आपको बता कर चला जाऊं और उसके बाद आप उस मेडिसिन से ठीक नहीं कर पाओगे तो आपको लगेगा कि दीपक शर्मा ने जो मेडिसिन बताई वो काम नहीं करी। इससे अच्छा है कि आप वो पकड़ो कि मेडिसिन कहां से पिकअप करनी है या हमें कहां तक जाना है। एब्नॉर्मल ग्रोथ की है इसमें, प्राइमरी इनफर्टिलिटी 10 मंथ से। नेक्स्ट पास्ट हिस्ट्री टाइफाइड की, फैमिली हिस्ट्री में अस्थमा मदर में था, फादर में डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, हाइपरटेंशन, ब्रदर में अस्थमा, ग्रैंडफादर को डायबिटीज, ग्रैंडमदर को अस्थमा, डिजायर फॉर आइसक्रीम, बनाना, ऑरेंजेस एंड चॉकलेट। यही अपने आप में सिग्निफिकेंस हो गया। होम्योपैथी जो डिपेंड करती है वो आपके कॉमन सिम्टम से ज्यादा अनकॉमन सिम्टम्स पे विश्वास रखती है और इंडिविजुअलाइजेशन पे विश्वास रखती है। अगर होम्योपैथी से इंडिविजुअलाइजेशन हटा दो तो होम्योपैथी खत्म। Offensive sweating both underarms, recurrent burning while urination treated conservatively by drink more water. Next, sleep lying on abdomen, medicine की है, ठीक है। तो अगर आपको तीन सिम्टम मिलते हैं, sleep on abdomen, desire for oranges या desire for chocolates या desire for apple, अगर इनमें से कोई भी ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो और किसी मेडिसिन पर क्यों जाना, तो मेडोनियम है। नेक्स्ट, on the first day of visit ये उसकी रीडिंग थी जिसमें से टीएस सेट और एलएस पूरे रेस थे, प्रोडक्ट बहुत हाई था। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में हमने वेडोनियम दी, उसके बाद सेकंड प्रिस्क्रिप्शन हमने फॉलो किया एसएल के साथ। नेक्स्ट, थर्ड प्रिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे मूड के साथ आई और अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस कर रही थी, फिर भी हमने प्लेसिबो के साथ इसको रिपीट करा। अब प्लेसिबो में क्या बोलिए, ये और तो जैसे हमें गोलियों को पता लगा 2012 में, तब से हमने ऑर्बिट में गोलियां बंद कर दी, सिर्फ लिख लो, चाहे पानी मिलाओ चाहे कैसे भी लो, उनको डायरेक्ट ले लो, तब हम गोलियों से बच गए। तो गोलियों से बहुत जरूरी है बचना, हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसी पे मार कर लेंगे। नेक्स्ट, हाँ वो एक इरप्शंस के साथ आई जिसका हमने जो फॉलो किया, उसके बाद जो प्रोडक्टिव था वो थोड़ा कम हुआ लेकिन फिर भी हाई रेस था, जो एलएस था वो स्लाइटली डिक्रीज हुआ और टीएसएच अब नॉर्मल आ गया। नेक्स्ट, 27 के बाद हम लोग को हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना और 19 मई 2014 को शी इन्फॉर्म अबाउट ए बेबी बॉय, सिर्फ उसी डोज पे, जबकि हमने बीच में हमारे से उसका कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन जब उसको बॉय हुआ तो उसने बताया कि सर हम यहाँ से शिफ्ट हो गए थे दिल्ली से, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन हमें मुझे कभी पीसीओएस की कोई दिक्कत नहीं रही, ना मुझे मेंसेस की कोई दिक्कत रही, और उसके बाद एक बेबी का जब हुआ तभी उसका हमारे पास फोन आया। नेक्स्ट, ये उनकी वीडियोस है, ये आप हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, सब जगह है। नेक्स्ट, इस पे चलेंगे। Hi, I'm Geeti Saxena Desaria. I had the problem of PCOD since मुझे my लगता है इसको teenage, स्किप कर दो, and वीडियोस हैं तो कोई भी बना ले, that also is बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वीडियोस को कोई भी बना के डाल दे, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना कि आप कैसे ठीक करोगे।
ठीक है, होम्योपैथी की सबसे खराब बात ये है कि अभी तक होम्योपैथी साइंस के नजर में नहीं आई है, और इससे हम लोग बहुत से होते हैं। अगर जिस दिन होम्योपैथी साइंस के कवरेज में आ जाएगी तो या तो बहुत खत्म होगी या बहुत ऊपर चली जाएगी। अच्छा है, इस बात को बहुत काबू में रखो, जब तक होम्योपैथी साइंस के कब्जे में नहीं आ रही तब तक हम लोग बहुत सेफ हैं। नेक्स्ट इज, इसको ध्यान से सुनते हैं। 22 ईयर की अनमैरिड फीमेल है, came with already diagnosed case of PCOS with following complaint: excessive thick white discharge for vagina, foul smelling, उसकी हल्दी, aggravation night, consistency thick jelly like, color white, मेड से निकाल के पता नहीं है इसे, excessive itching in vagina, aggravation night or evening, irregular menses since 6 months, 15 days cycle, character was white at profuse. Next, patient was apparently well 6 months back. Then her menstrual cycle was disturbed and she bled for 1 month, and after she did not get her periods on time. 1 month later she developed itching for vagina due to white discharge. Itching was very severe, it causes swelling of external genitalia. Fast stage chronic headache है 1 year से, family history not significant. Next, appetite decrease, third decrease, urine में no abnormality, stool में unsatisfactory, desire of sweets, thousand में not significant, sleep satisfactory, 8 hours की sleep है, range nothing significant, thermal reactions sleep. Next, talkative, indifferent toward male, किसी को मेडिसिन आ रही समझ में? CP good. Kind hearted, easily jump from one topic to another, patient loves someone deeply but she did not get back, loves or desire for love or burden to late touch, excessive sexual desire, cannot make deep relations. Next, रिकॉर्डिंग में कौन कौन सी आ रही है? एल के लिए काल आ रही है, सी के आ रही है। जो लोग एल के लिए काल से हक में है वो हाथ उठा करें। जो रिकॉर्डिंग में मेडिसिन आ रही है एल के लिए काल में कोई हक में है? सी के आगे हक में हाथ उठा करें सब लोग, सिर्फ 4 5 6 लोग। उसके बाद ग्रेफाइटिस सल्फा पे कोई? चलो ये काम नेक्स्ट, ये तुम्हारे लिए एक और एक्चुअली तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए एक केस मेरे लिए, क्योंकि उस पेशेंट ने सब कुछ अपनी इंफॉर्मेशन सब गलत दी, सभी सारी इंफॉर्मेशन गलत दी। नेक्स्ट, इसकी मेडिसिन की आते हैं। पेशेंट अगर झूठ बोले तो उसकी भी एक मेडिसिन है होम्योपैथी, ये ध्यान रखें, और उसमें सबसे टॉप में आर्जेंटम नाइट्रोजन है। नेक्स्ट नेक्स्ट करो भाई, जो प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो में, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो मैं इसकी वीडियो नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को बता दूं शी इज ऑलरेडी होम्योपैथ, ठीक है। तो मेरे पास जब आई तो उसने मेरे को बहुत सारे सिम्टम्स बताए अलग अलग तरीके से, मुझे मॉडिफाई करने की कोशिश करी और मैंने उसको मेडिसिन दी लेकिन उसको आराम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि परसेविंग किसी दिन तो आएगी, तो मैंने उस दिन बाई चांस उसकी पल्स को चेक किया और ये पता लगाया कि जो सिम्टम बता रही है वो उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। तो नॉलेज ऑफ डिजीज और उसके इंडिकेटर ये हमारी पल्स में बताती है। तो क्लिनिकल का सिग्निफिकेंस बस आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को बीपी लेते लेते पता लगना चाहिए कि आखिर पेशेंट कहाँ मूव कर रहा है, क्या सोच रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बैठे बैठे सोच करके अपने पल्स को बदल लेते हैं, तो हमें पल्स का ज्ञान होना चाहिए। ये सिर्फ आयुर्वेद का काम नहीं कि पल्स को चेक करेगा, आयुर्वेद का काम नहीं कि पल्स को चेक करेगा, ये हमें भी पल्स को चेक करना आना चाहिए। और मैंने जिस समय वेरीफाई किया उसको बोला कि ये सब कुछ झूठ है, मुझे सच बात बताओ, तो उसने सब कुछ सच बताया और उसके बाद वो ठीक भी हो गई। ये वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे है और प्योर होम्योपैथी, उससे पहले कभी होम्योपैथी पे इसको विकास नहीं था, क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उसके हर डॉक्टर को यही फेक सिम्टम बता करके उसने सीपिया भी ले, कैलकेटा भी ले, ग्रेफाइटिस ले, हर एक मेडिसिन से ट्राई किया लेकिन ठीक नहीं हुई। लेकिन अर्जेंटम नाइट्रोजन फैक्ट्री सिर्फ 3-4 खुराकों नहीं पूरी उसी केमिस्ट्री बदल दी और आज वो एक अच्छी होम्योपैथी प्रैक्टिस भी कर रही है, वरना उसको होम्योपैथी का बिलीव नहीं था। तो हम ये एक हीलर का काम है कि आपको सिम्टम की नॉलेज होना चाहिए और उसका वेरिफिकेशन भी आना चाहिए। तो शायद ये भी लाइट। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एसेंस पे आते हैं।
ऐसे केसेस तो मेरे पास 6-7 हैं, और भी बहुत सारे केसेस हैं एसेंस पे आ रहे हैं कि नंबर एक तो जब भी तुम्हारे पास कोई पीसीओएस का केस लेकर के आएगी कोई भी लेडी, तो सबसे पहले तो ये मत सोचना कि आपको पीसीओएस ट्रीट करना है। सबसे पहला काम है आप लोगों को ये पता लगाना है कि पीसीओएस कहाँ से आया है, मतलब वो कहाँ से थीम आई है जिसके अंदर से इसका डेवलपमेंट हुआ है। जब हम बात कर रहे थे कॉजेज में, तो उसमें एक स्ट्रेस मैंने वर्ड इंक्लूड करा था। तो बहुत सारे ऐसे साइकेट्रिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि ज्यादातर मेल डोमिनेंसी की वजह से, मींस उसके फादर या उसके ब्रदर की डोमिनेंसी की वजह से पीसीओएस आता है। मैं पहले बता दूं इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है और इसका कोई लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ये मानने लगे कि मेल डोमिनेंसी की वजह से ऐसा होता आया है। दूसरी बात कि अगर मेल डोमिनेंसी की वजह से ऐसा होता आया, तो इसका मतलब जो हमारे गांव हैं जहां पे मेल डोमिनेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे पीसीओएस ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन वहां पे पीसीओएस उतना नहीं है। और मेल डोमिनेंसी तो अब से 50 साल पहले तो बहुत ज्यादा थी, तो इसका मतलब उस समय पीसीओएस आना चाहिए था, तब भी नहीं आया। तो ये साइकेट्री का जो डाटा है, या हमारे आजकल कुछ बड़े बड़े होम्योपैथ से चिल्लाने लगे कि बहुत सारे मेल फादर ने उसको कुछ कह दिया तो पीसीओएस आ गया, हमें ये निकालना है। ऐसा कभी नहीं है। आपको मेंटल सिम्टम की जगह मेंटल स्टेट को पकड़ना है मेडिसिन की, कि वो कहाँ से आई। ठीक है। अब दूसरी चीज जो सबसे मेन चीज है वो है आपकी डाइट को लेकर। डाइट में पीसीओएस जैसी बीमारियां, जितनी भी लाइफस्टाइल की डिजीज हैं, वो इस समय दो चीजों से मेजरली हो रही है इंडिया के अंदर। उसमें सबसे पहला है वीट और दूसरा है मिल्क। गेहूं और दूसरा तूर, ये दो चीज ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीज को कॉज कर रही है इस समय। तो जितने भी पीसीओएस के पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट आ रहे हैं, हम उनमें सबसे पहले यही पिकअप करा रहे हैं। आप देखोगे कि सिर्फ 15-20 दिन के अंदर ही केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दूध की सिग्निफिकेंस तो बहुत है, हमें तो एड में दिखाया गया भाई दूध पियो, 1 गिलास दूध रोज पियो, आपको दूध से कैल्शियम मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दूध और गेहूं अब ऑलरेडेड है, और गेहूं और दूध को पचाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है जो हम लोग नहीं कर रहे। पीसीओएस क्यों बढ़ गया? क्योंकि पहले फीमेल जितने भी थी वो नीचे बैठ करके पोंछा लगाने वाली एक्सरसाइज, चक्की चलाने वाली एक्सरसाइज, ये सारी पेल्विस की एक्सरसाइज करती थी। अब वो एक्सरसाइजेज अब नहीं रह गई हैं। तो अपनी फैलोपियन ट्यूब को अगर एक्टिवेट रखना है तो आपको उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और आपको अच्छे से एलएच, एफएसएच और प्रोलैक्टिन को रिलीज करना है। तो अपनी सेकंड डे को शांत रखिए, मतलब सेकंड डे जब भी आएगा मेंसेस का, उस समय बहुत शांत रहिए। अगर आप उस समय सबसे ज्यादा इरिटेबल महसूस कर रहे हैं या सबसे ज्यादा एग्रेवेशन आ रही है, तो आपके लिए उतना ही खतरनाक है। जो मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई हैं कि बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस और आफ्टर मेंसेस, इसमें से अगर बिफोर मेंसेस कोई दिक्कतें हैं, इसका मतलब वो इजीली हैं, फिजियोलॉजिकल बेस पर हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगर ड्यूरिंग मेंसेस हैं तो उतनी देर में ठीक होंगी, और अगर आफ्टर मेंसेस हो रही हैं तो ये कैंसरस निशानी है, इसको आप इग्नोर मत करो। उसके लिए सारी इन्वेस्टिगेशन को ठीक से कराओ, सारे हार्मोन्स चेकअप करो। अब जमाना सिर्फ वाइटल फोर्स तक लिमिटेड नहीं है। आज जहां हम बात कर रहे हैं मेडिकल ऑब्जर्वर की, जो डॉक्टर हैनीमैन के समय पे था, तो आज का मेडिकल ऑब्जर्वर कौन है? सबसे बड़ा मेडिकल ऑब्जर्वर कौन है आज की डेट में? मैम, एआई टूल सबसे बड़े ऑब्जर्वर है। एआई का जमाना आ गया ना, तो अब ऐसे एआई टूल्स बन रहे हैं जिसमें पेशेंट वहां बैठा रहता है और एआई टूल ये बता देता है कि आपको ये बीमारी और आपकी ये दवाई है। कुछ दिनों में आपको शायद पता ना हो, लेकिन 2 कंट्रीज में ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि एक रूम में पेशेंट बैठा है, वहीं पे एआई मशीन है, वो जो कर रहा है इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रही है वो मशीन, और बाहर एक प्रिस्क्रिप्शन निकाल रहा है प्रिंट आउट से। वहां एक डॉक्टर बैठ करके ये वेरीफाई कर रहा है कि इसने जो किया वो ठीक है या नहीं। जिस दिन वो मशीन, शायद 2025 के लास्ट तक यहाँ पे आने वाली है, जिस दिन वो मशीन आई उस दिन से डॉक्टरों का काम सिर्फ वेरिफिकेशन का रह जाएगा। इसीलिए आज के सबसे ज्यादा ऑब्जर्वर एआई टूल्स हैं। इसका आपको एग्जांपल देखना है तो आपके सामने रखे हुए फोन्स हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो एड आप सोच रहे हो, जो प्रोडक्ट आप सोच रहे हो, वो आप लेकर के आ रहे हो। तो हमसे ज्यादा बड़े ऑब्जर्वर वो हैं। तो हमें अपने इस एआई को अपनी होम्योपैथी के साथ बिल्ड करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ वाइटल फोर्स के बाहर सहारे जिंदा नहीं रह सकते, या मेंटल सिम्टम्स के सहारे जिंदा नहीं रह सकते, हमें वो चीजें बतानी पड़ेगी। बात आई एक्सरसाइज की। फीमेल उठाकर के बहुत सारी पूछती हैं मुझसे कि सर एक्सरसाइज क्यों करें, क्या जरूरत है, हम आराम से सोए नहीं क्या, या हम अपना काम करने की आजादी नहीं है, या हम क्यों सब डाइट फॉलो करें, हम क्यों ना जंक फूड खाएं।
तो ऐसे क्वेश्चंस आप फीमेल्स आकर के करती हैं जिनके जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और आप फास्ट फूड और जंक फूड में दोनों में डिफरेंस समझो और इस बात को पता लगाओ कि हम पूरे देश में मतलब पूरा इंडिया अब किस तरफ मूव कर रहा है। सब चीजें केमिकल की आ रही हैं, सभी चीज आपकी पेस्टिसाइड से भरी हुई हैं। आप इसका एक एग्जांपल देखो कि जो भी आपके पास फल आ रहे हैं, आजकल जो आप फल खा रहे हैं उनमें कीड़े नहीं हैं। जब से आपके 10 साल पहले 20 साल पहले आपको फलों में कीड़े मिलते थे, तो इस बात की मैंने रिपोर्ट करी थी पीएमओ को, ये टैगलाइन बना करके जिन फलों को कीड़े नहीं खा रहे हैं उनको हम खाना पसंद करते हैं, है ना। तो अगर आपको कोई कीड़ा वाला फल मिल जाता है तो इसका मतलब आप रखिए, क्योंकि वो शायद केमिकल फ्री है, वरना उस फल को कीड़े भी नहीं खा रहे। फल सड़ जा रहा है लेकिन कीड़े नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें ऑलरेडी इतने केमिकल्स हैं जिसको कीड़े भी पसंद नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग उसको खाए जा रहे हैं। विटामिन्स के लेवल जरूर चेक कराओ। नेक्स्ट स्लाइड, कुछ मेन स्लाइड है उसको दिखाना। जो मेरी मेडिसिन जो स्टडी थी उसका ये सबसे मेन चार्ट था, जो हमने ज्यादातर पीसीएस को इस मेडिसिन के चार्ट में कवर किया, जिसको हम लोग टीनेजर से एपी से शुरू करते हैं, जहां से उसकी जेलसी उसके कॉलेज या स्कूल टाइम से शुरू होती है। उसके बाद जब उसको कुछ भी नहीं मिलता तो उसकी एंजाइटी शुरू हो जाती है फ्यूचर के लिए। उसके बाद कुछ भी नहीं मिले तो कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं। उसके बाद कुछ भी ना मिले तो साइलेंट हो जाती हैं। और इस साइलेंट से दो फेजेस निकलते हैं, या तो पल्सला में कन्वर्ट होगी या सीपिया में कन्वर्ट होगी। और पल्सला की जो क्रॉनिक है वो सिलिशिया है और सीपिया की क्रॉनिक जो है वो लेगेसिस है। तो हमने जो चार्ट बनाया ये उसका एक मेन एसेंस था जो हमने बनाया, और ज्यादातर फीमेल्स यहीं पर ही ठीक होती हैं इसी चार्ट में। इंटरक्रैनियल नोसोर्स की अगर बात करें तो इंटरक्रैनियल नोसोर्स के अंदर मेडुलिनम और ट्यूबोटिनम, ये सबसे दो मेन नोसोर्स हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, ये भी मेरा अपना है जो हमने 6 पेशेंट पे हमने एडमिशन किया, जहां पे हमें किसी भी मेडिसिन का कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने कैलकिलिया का लाइकोपोडियम कैलकिलिया सब को वीकली डोजेस पे चलाया 3 महीने के लिए, जिससे उसका पीसीओएस ठीक हो गया। तो ये भी मैं बताता हूँ, मैं कभी ये नहीं छुपाता कि मैंने सिर्फ सिंगल मेडिसिन से केस ठीक कर दिया या मैंने सिर्फ पॉलीफार्मेसी से नहीं करा। मैं जो भी है वो आपको बता के जा रहा हूँ। आप होम्योपैथ में जब डॉक्टर हेनीमैन ने शुरुआत करी तो मदर टीचर से शुरुआत करी और वो कौन से एलएम पे पहुंचे। तो जब उनका अधिकार था एक्सपेरिमेंट करना, तो हमारा भी एक अधिकार होना चाहिए, हम एक्सपेरिमेंट्स को करें और अपने आप के रूल्स बनाएं। तो हो सकता है कि हमें कोई चीज ना समझ में आई तो हम कोई चीज, तो ये मेरा अपना फॉर्मूला था जो हमने 6 केसेस को अपनाया और 6 के 6 केसेस सक्सेस रहे, जिनमें हमें कोई और मेडिसिन सक्सेस नहीं कर रही थी। हाँ, काउंसलिंग में सबसे मेन पार्ट काउंसलिंग की, मैंने बताया कि उसको बोलो कि स्टॉप रेगुलर और सेल्फ मेडिकेशन, ये बिल्कुल स्टॉप करें, डाइटरी इनटेक का अच्छा ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और थिंक एक्टिव, हमेशा अच्छा सोचें। नेक्स्ट, ये इमेज मैं हर एक पीसीएस की फीमेल को दिखाता हूं और उनसे ये हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने यूट्रस पे थोड़ा सा रहम करो, और इस बात को एक्सेप्ट करती हैं बहुत सारी फीमेल्स की वो अपने यूट्रस पे ऊपर एक साल में एक भी दिन ध्यान नहीं देती, सिर्फ एक चीज का ध्यान देती है कि उनको कैसे नैपकिन चेंज करना है या उनको कब बाहर जाना है या कब उनकी साइकिल आएंगे। इसके अलावा अपने यूट्रस के लिए ना तो कभी वो डाइटरी इनटेक करती और ना ही कभी वो यूट्रस के लिए एक्सरसाइजेस करती। बीइंग ए होम्योपैथ, बीइंग ए डॉक्टर्स में पता होना चाहिए कि यूट्राइन रैम्स क्या होते हैं, यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं, यूट्राइन कब रिलैक्स करेगा, क्या सेकंड डे का सिग्निफिकेंस है, क्या फिफ्थ डे पे होने वाला है, क्या सोचेगी। सोचो सबसे ज्यादा जेलसी बिफोर मेंसेस मैक्सिमम फीमेल्स में आती है। जैसी ये जेलसी बिफोर मेंसेस आई, समझो जो पीसीएस जो पेशेंट है वो इनफर्टिलिटी की तरफ मूव करेगी, प्राइम सिम्टम है। तो जब भी कभी इनफर्टिलिटी पेशेंट हमारे पास आ जाए और उसको पीसीएस भी नहीं मिल रही है, तो आपको उसको जेलसी पे चले जाना है और पूछना है कि आपको बिफोर मेंसेस किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो उसका नेचर क्या होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जो मेरे केसेस थे उसमें से एक केस को हमें सिर्फ काउंसलिंग पर ठीक किया था, जिस लड़की की हम लगभग 6 महीने तक काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मोलेस्टेशन मिला था। तो मोलेस्टेशन की सबसे मेन मेडिसिन कार्सिनोसिन आती है, लेकिन हमने सोचा कि जब हम इतना बड़ा मोलेस्टेशन इसके मन से निकाल रहे हैं तो क्यों ना उसको हील होने का टाइम दें। तो हमने उसको सिर्फ 6 महीने तक काउंसलिंग करी, उसके मैसेज रेगुलर हो गए और उसको उन्होंने एडमायर भी किया, पूरी हमें टेस्टिमोनियल बना के दिया। तो जरूरी नहीं है। होम्योपैथ की सबसे खराब बात क्या है, वो ये कि जैसी सिम्टम किसी ने बोला तुरंत दिमाग में दवाई, जैसी किसी को देखा तुरंत दिमाग में दवाई। एक जो मैं केस कर रहा था, जैसे मैंने आपसे पूछा कि इस केस की रिएक्शन बताओ, आज तक मैंने तुम लोगों की चेयर पे बैठे हुए, मतलब जब मैं वहां बैठा था मैंने कभी भी जवाब नहीं दिया। तो जब मुझसे पूछते थे कि क्यों जवाब नहीं दे रहे, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल कहता था कि मेरे सामने पेशेंट नहीं है,
मेरे सामने पेशेंट होगा तो जैसा मैं ऑब्जर्व करूंगा बस वैसे ही आंसर दूंगा। हो सकता है मेरी मेडिसिन कुछ अलग है। तो जब तक पेशेंट को देखोगे नहीं, कोविड के दौरान हमने ऑनलाइन वीडियो से बहुत सारी कंसल्टेशन की, लेकिन 2024 की 1 जनवरी से हमने सारी ऑनलाइन कंसल्टेशंस बंद कर दी हैं और हमने कहा है कि आप कहीं भी रहते हो आप हमारे पास आओ, जब तक हम आपकी पल्स चेक नहीं करेंगे, आपको देखेंगे नहीं, हम आपको ट्रीटमेंट नहीं देंगे। जो फॉलोअप चल रहे हैं ये ऐसी कोई वैलिड है बात दूसरी है, लेकिन अगर आप आ सकते हो तो हमारे पास आओ, जब तक हम क्लिनिकली ऑब्जर्व नहीं करेंगे। और ये सिर्फ मैं ही, बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ने भी ऑनलाइन कंसल्टेशंस को बंद कर दिया क्योंकि उसके जो रूल्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट कर दिए गवर्नमेंट ने, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। अगर आप लोग उसको पढ़ोगे तो शायद आप भी वीडियो कॉल पे बात नहीं करोगे। वीडियो कॉल पे कुछ भी कहना बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत गवर्नमेंट इस पर सख्ताई से आने वाली है 2025-26 के अंदर। इस सब चीजों को ध्यान रखना है। तो जितने भी फीमेल्स यहाँ पर हैं और उनकी जितने भी फीमेल्स हैं उनको रिक्वेस्ट करो कि अपनी यूट्रस पर थोड़ा ध्यान दो, कम से कम महीने में 1 या 2 दिन को अपने यूट्रस को जरूर दो। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।